Good morning, everyone. जय हिंद रेहान, जय हिंद। कैसे हैं बच्चों आप सब? आज सबके मुझे बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं। आई एम सो हैप्पी ओके कि मैं लोगों से जुड़ पाया हूँ। सो थैंक्स टू गॉड एंड थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू। किसी बच्चे ने देखो मुझे मैसेज किया, कितना प्यारा सा है ना। समवन पल्लवी यादव, देखो सर मुझे ये बुक मिली है, आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, आई एम सो मच, है ना। ठीक है, तो अच्छा लगता है दैट यू पीपल आर अप्रिशिएटिंग माय वर्क। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, आई एम पल्लवी, रिसीव दिस ब्यूटीफुल बुक स्टडी, इट इज क्वाइट असम, थैंक यू सो मच सर। चलिए, अच्छा है कि अनअकैडमी पर मेरा आना थोड़ा अच्छा ही रहा और बच्चों से मैं मिल पाया। हाँ। सो मैं गुड आफ्टरनून बोल सकता हूँ। ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो 12 बज चुका है। आज नए चैप्टर की तरफ हम जाने वाले हैं, स्टूडेंट्स एंड टीचर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म। मेरे भी टीचर्स हमेशा मुझे लाइफ में बड़े फ्रेंड्स की तरह ही रहे हैं, बड़े अच्छे रहे हैं, ओपन रहे हैं, हर चीज़ें हमने उनसे डिस्कस की हैं। यहाँ तक कि पर्सनल बातें भी हम लोगों ने कभी कोई टीचर से पूछ लिया है। अभी ये क्वेश्चन है, कौन कौन सी कंट्रीज नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटीज के मेंबर अभी तक नहीं है? तो आप तो आसानी से गेस कर सकते हैं। पाकिस्तान नहीं है, इंडिया नहीं है, तो इंडिया पाकिस्तान होंगे, और इसराइल नहीं है। ठीक है, फ्रांस और चाइना तो होंगे होंगे। आज कितने बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार हैं? चले, आपने मुझे अपने परिवार का सदस्य बनाया। सर आप मेरे परिवार के सदस्य हैं। आप लोगों ने मुझे अपने परिवार का सदस्य बनाया, गुड। पल्लवी कहाँ है भाई? हु इज द पल्लवी यादव? अच्छा बच्चा तुम्हारा है, ओके। मैंने तुम्हारे मैसेज को दिखा दिया, ओके। अच्छा, मतलब एक एक्साइटमेंट है ना, मतलब वेन एवर द क्लासेस आर गोइंग ऑन, मतलब ऐसा होता है ना कि जब क्लास की टाइमिंग होती है तो यू गाइस हैव एक्साइटमेंट, मन करता है कि यार चल क्लास में बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं जबरदस्ती तुम लगाते हो यार चल ढकेले ढकेले जा रहे हैं ना, एक्साइटमेंट होता है कि नहीं? क्लास की एक्साइटमेंट होता है, टाइम का वेट होता है। यस, एक्साइटमेंट होना चाहिए। ठीक है, आई हैव कंप्लीटेड अ 5 हु इज टेलिंग इट समथिंग। दीपा, 5 लेक्चर्स रिकॉर्डेड, सो कैन आई स्टार्ट फ्रॉम द क्लास कंटिन्यू बिकॉज़ आई वन नॉट अटेंड? हाँ चलेगा, आज कोई भी बच्चा नया हो सकता है, आज कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक नया टॉपिक हम शुरुआत कर रहे हैं, दैट इज अ स्पेस टेक्नोलॉजी। अरे वाह, आईएएस देवर्षि, मेरे पिताजी पूछ रहे थे अग्रणी सर कैसे हैं, वो भी कभी कभी क्लास देखते हैं। अरे वाह, उनसे भी मेरा प्रणाम बोलना, उनसे भी मेरा प्रणाम बोलना। ओके देना कि जब मैं कभी उनके शहर में आऊंगा उनसे जरूर मिलूंगा, उनके साथ बैठ के बातें करूंगा और चाय भी पीऊंगा। आ जाओ बच्चों, सब लोग फटाफट जुड़ जाओ, सो मैं स्टार्ट करूँ। आज मेरे अन अकेडमी में 100 फॉलोअर्स, सॉरी 1000 फॉलोअर्स होने जा रहे हैं, ओके।
So today on Academy is around 97 है, 997 है, तो मुझे पता आज मैं 1000 पूरे कर रहा हूँ नए वर्ष में आते आते। कांग्रेट्स आप सबको भी, कांग्रेट्स, विश्वास करने के लिए है ना, विश्वास के इतने कम समय में इतना विश्वास करने के लिए। मेरी मकान मालकिन जो 70 साल की हैं, रोज आपके साथ क्लास मेरे साथ लेती हैं, मुझे कहेगा मैं उनसे बात करना पसंद करूंगा। सोनू ओके, आपकी मकान मालकिन से बोलना कि मैं उनसे बात करना पसंद करूंगा। इट्स सो मच गुड, क्योंकि देखो पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हमारे प्राइम मिनिस्टर भले बोल दें कि जेएनयू के बच्चे बुढ़ापे में पढ़ते हैं, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। सो उनको मेरा सम्मान दीजिएगा और कहिएगा उनसे कि मैं उनसे बात भी करूंगा। अगर वो कुछ और पढ़ना चाहे, मैं उनकी कोई और मदद कर सकूँ तो इट्स गुड। ठीक है सोनू, मेरा नंबर है, उनसे कहना कि मैडम मुझसे बात कर सकते हैं रिगार्डिंग एनी टाइप ऑफ हेल्प रिगार्डिंग द टीचिंग स्टडी या कुछ भी। सर आप हमारे लिए हमारे कलाम जी हैं। इतना बड़ा आदमी मुझे नहीं बनना भाई, मेरे को रवि गढ़ी रहने दो, क्योंकि कलाम से दूसरा हो ही नहीं सकता। चलो आप स्टार्ट करें। आप सब आज कितने विद्यार्थी हैं, जरा एक बार थंबनेल दे दो प्लीज, क्योंकि आज मैंने बोला था टॉपिक बहुत अच्छा होने वाला है। सर यू डिजर्व मिलियन फॉलोअर्स। देखो मेरा ना इतना बड़ा ड्रीम है नहीं, मेरा इतना बड़ा सपना है नहीं, मुझे जाना है अपने गाँव। ठीक है, मुझे मेट्रोपोलिटन शहर में रहना नहीं है, मेरा कुछ और ही मकसद है। ठीक है, हाँ एक डाउट आपके डाउट सेशन में होगा। ठीक है, खेती, हाँ खेती बाड़ी मुझे पसंद है। ओके, पैजामा पहनना, शर्ट पहनना, गमछा कंधे पे रखना, सो दैट लाइक आई मिस दैट टाइम, है ना। मेरे से गलती क्या होगी पता नहीं, मैं पढ़ लिया, मैं प्रॉब्लम मेरे साथ क्या ना, मैं पढ़ लिया। ओके, अगर मैं नहीं पढ़ता तो मैं शायद ज्यादा खुश था, क्योंकि अपने गांव में होता, वो मुरई होती ना हमारे यहाँ गाँव में, फ्रेश मुरई खाड़ता और खा रहा होता नमक नून लगा कर, है ना, वो गुड़ बन रहे होते बढ़िया बढ़िया, है ना। चलो बट चलो ठीक है, चलिए गांव वालों के साथ थोड़ा अपनापन ज्यादा आता है, क्योंकि मैं भी थोड़ा ग्रामीण पृष्ठभूमि का हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं शहर वालों का अवॉइड करता हूँ, शहर वालों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। अच्छा आप वैसे जल्दी जल्दी बताओ कितने बच्चे, जरा थंबनेल दो फिर हम शुरू करें। आज थोड़ा माहौल बना के मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ कॉटेज, इसलिए मैं थोड़ा आपसे बातें करने लगा। मैंने बोला था ना बात नहीं करेंगे, बकवास टाइमिंग नहीं करेंगे, तो जस्ट बिकॉज आई जस्ट वांट टू मेक अ सम यू नो एक माहौल सा बन जाए। पटना आ रहा हूँ मैं अभी, तो आई एम गोइंग टू बेंगलुरु। ओके, शायद मैं गोरखपुर भी जा सकता हूँ, दिल्ली आ सकता हूँ। आई विल अपडेट यू, टेलीग्राम ग्रुप पे मैं अपडेट करता हूँ, अपने वाले पे, अनअकैडमी वाले पे। ओके, आप से कितने बचे हैं आज? 124 हैं। ओके, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर टुडे? झूठ मत बोलना दोस्त, है ना, मैं आप पे बहुत भरोसा करता हूँ। तो चलिए ठीक है, एक बार फिर से मुझे जरा वो बता देना, थंबनेल दे दो कितने बच्चे, मैंने ध्यान नहीं दिया। 156 लोगों ने थंबनेल दिया। ओके, नहीं ये तो 200 के ऊपर चला जा रहा है। अच्छा, आप ऐसे कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो बायोलॉजी की क्लास मेरे साथ कंटिन्यू कर रहे हैं? ओके, इस पे मत देना, इससे मत देना, रुक जाओ। कितने बच्चे हैं जो बायोलॉजी की क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं? जितने बच्चे बायोलॉजी की क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं वो मुझे ए ऑप्शन देंगे, जो नहीं कंटिन्यू कर रहे हैं वो बी ऑप्शन देंगे। तो जितने बच्चे बायोलॉजी की क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं वो ए ऑप्शन देंगे। आप में 69% हैं जो बायोलॉजी क्लास लाइव चाहिए, मुझे लाइव, आई वांट लाइव ओनली, है ना, मुझे लाइव ही चाहिए, मेरे को ऐसे नहीं पूछना। कितने बच्चे ऐसे हैं जो लाइव क्लास में आ रहे हैं, ये ऑप्शन आ रहे हैं लाइव क्लास में? चलिए आप लेक्चर स्टार्ट करते हैं, पर मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है। ओके, रिक्वेस्ट ये है कि आप मुझे लाइव में देखें, क्योंकि अगर आप रिकॉर्डेड देखेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। रिकॉर्डेड आई नेवर लाइक इट, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि लाइव क्लासेस में हम बहुत डिसिप्लिन में होते हैं और उसी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में हम पूरा सिलेबस खत्म करते हैं। और आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि कल हम लोग 350 पर थे। ओके, तो 355 स्टूडेंट वाज द लास्ट डे, उसके पहले हम 987 पर थे द फर्स्ट टाइम, सेकंड लेक्चर 355। ठीक है, आज देखते हैं, आज हम 9 बजे आपसे मुलाकात होगी। ठीक है, टुडे विल मीट विथ यू ऑल द, ओके, आज 9 बजे, 9 से 11 आई विल बी देयर। ओके, और कल मतलब 1 जनवरी, टुमारो इज 1 जनवरी, 1 जनवरी को हम लोग साथ में नया वर्ष सेलिब्रेट करेंगे, अंग्रेजी वाला। हिंदी वाला भी हम लोग सेलिब्रेट करेंगे जब हमारा चैट चलेगा। ओके, जब चैट आएगा तो कल मैं केक लेके आपके सामने बैठूंगा, कल मैं एक केक लेके आपके सामने बैठूंगा। ठीक है, याद रखिएगा चैत मंथ को भी हम सेलिब्रेट करेंगे, हमारे लिए ना तो अंग्रेजी महीना बुरा है और ना हिंदी महीना। तो कल मैं एक केक लेके बैठूंगा। मैंने एक वीडियो देखा दैट वाज वायरल, जो टाटा थे, उनका एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें वो केक काट रहे थे अपने जन्मदिन पे। तो मैं उस केक को लेके यहाँ बैठूंगा और आप सबके साथ सेलिब्रेट करेंगे। ओके, कल सारे बच्चे हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। ओके चलेगा।
तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और आज आप सब शाम को फिर मेरे साथ मिलेंगे बायोलॉजी की क्लास में। और बायोलॉजी में हम सेल बायोलॉजी कर रहे हैं, जो स्पेशल सेशन में है उसको लिंक को आपके पास होगा लिंक, है ना? उस लिंक को कोई मुझे यहाँ दे देना, जो स्पेशल क्लास का लिंक है उसको मैं पिन कर दूंगा। तो एवरीबॉडी गो एंड रजिस्टर देयर। ओके, खाएंगे कैसे वो हम आपको बाद में बताएंगे। ओके, खाएंगे कैसे तो उसका एक लिंक मुझे शेयर कर देना। जॉन एकेडमी की स्पेशल क्लास की आज जो तीसरा लेसन होने वाला है वो आप मुझे शेयर कर देना, वो मैं उसे पिन कर दूंगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अंतरिक्ष तकनीकी। ओके, आप सब वहां रहिएगा, ठीक है, लाइव पर। और लिटरली बता रहा हूँ, अगर वहां पे किसी दिन मैं आपको पहले बता रहा हूँ, अगर 250 बच्चों से कम हुए, लेस देन 250, तो मैं नेक्स्ट जैसे बायोलॉजी की क्लास बंद कर दूंगा। वैसे मैंने आपको 1000 बोला था, 5000 बोला था, वो तो नहीं, लेकिन 250 अगर किसी दिन हुए ना, 250 भी अगर हो गया ना 251 के नीचे, तो मैं उसके बाद नेक्स्ट बायोलॉजी क्लास नहीं देखूंगा। अब नाउ विल कम डेफिनेटली रामन नारायण आर स्टार्टेड। ओके ओके, नाउ विल कम टू द स्पेस टेक्नोलॉजी। और स्पेस टेक्नोलॉजी में देखो, स्टार्ट करने के पहले 2-3 चीजें मैं बता दूं जो बहुत जरूरी है। स्पेस टेक्नोलॉजी इज कनेक्टिंग विद मिनी टेक्नोलॉजी। ये आपके इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है। एंड प्लस दिस इज ऑल्सो कनेक्टिंग विद द डिफेंस टेक्नोलॉजी। ये डिफेंस टेक्नोलॉजी के साथ भी जुड़ा हुआ है। ओके, ये डिफेंस टेक्नोलॉजी के साथ भी जुड़ा हुआ है। सो इट शुड बी क्लियर गाइस। ओके, दोनों चीजों के साथ जुड़ा हुआ है, इसे आप ध्यान रखिएगा। कैसी चीजें जुड़ी हुई हैं मैं आपको बताता हूँ। ओके, कैसी चीजें जुड़ी हुई हैं मैं आपको बताता हूँ। असल में स्पेस टेक्नोलॉजी में हम सैटेलाइट भेजते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी में हम बहुत सारे स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम भेजते हैं, जिसमें हम मार्स की स्टडी करते हैं, मून की स्टडी करते हैं, इस तरह की चीजें करते हैं। और जब हम मार्स और मून की स्टडी करते हैं, किसी प्लैनेट की स्टडी करते हैं, तो वहीं साथ ही साथ हम लोग उसी सैटेलाइट्स की मदद से दोस्त हमारा हमारा इनसाइट जी से जो भी है, हमारा मोबाइल फोन चलता है, हमारा सैटेलाइट से डीटीएच सर्विसेज चलती है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ वी आर डूइंग द स्टडी ऑफ द स्पेस एक्सप्लोरेशन वर्क, वहीं दूसरी तरफ हम लोग उसका यूज कहाँ करते हैं, कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। ओके, और तीसरी तरफ जब किसी कंट्री की सेफ्टी और सिक्योरिटी होती है, तो वही जीपीएस की मदद ली जाती है उसके बॉर्डरिंग एरियाज को वॉच करने के लिए। तो उसी बॉर्डरिंग एरियाज को वॉच करने के लिए जहां डिफेंस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, वो डिफेंस टेक्नोलॉजी का जीपीएस भी वो स्पेस टेक्नोलॉजी की ही सैटेलाइट से भेजा जाता है। So I'm telling you, space technology is not only connecting with the information communication, even also connecting with the defense technology. इसीलिए अब इसी ऑर्डर में हम इन 3 चैप्टर्स को पहले ऑर्डर में खत्म करेंगे। So firstly we'll go into the discussion of space technology, then I'll go into the discussion of ICT, and then I'll go into the discussion of defense. और एक बात बताऊं आपको, जो हमने एनर्जी में डिस्कस किया है, एनर्जी की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो स्पेस टेक्नोलॉजी में आएंगी। तो मैं वही कह रहा हूं कि हमें इसी ऑर्डर में चलना है। जो दो फ्यूल एंड प्रोपेलेंट डिस्कशन आई हैव डन ना एनर्जी में, जो मैंने बोला था सॉलिड लिक्विड गैस, उसी तरह के फ्यूल को हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी में जब लॉन्च पैकेट यूज करेंगे तो वहां यूज करेंगे। और वही चीज आपको आगे मिसाइल्स में भी आएगी, जो हम डिफेंस में यूज करेंगे। इसीलिए आपको पहले समझ में आ जाना चाहिए कि सबसे पहले आपको एनर्जी ही पढ़ना होगा व्हेन यू पीपल आर गोइंग टू स्टार्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद एनर्जी के बेस पर ही आपको स्पेस टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, फिर आईसीटी और डिफेंस का। मैं भी सिर्फ आपको बता रहा हूं कि हाउ स्पेस टेक्नोलॉजी इज कनेक्टिंग विद द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड डिफेंस। विशाल, आप मेरी बुक पढ़े, ठीक है, क्योंकि आप मुझे सुन रहे हैं इसलिए पढ़े। अगर आप किसी और को सुनते तो आप किसी की बुक पढ़े। ओके, अगर आपको लगता है उस बुक से आपका काम हो जाएगा तो उसको रहने दें, उसी को फॉलो करें। लगता है कि नहीं जरूरत है, कुछ और भी करना चाहिए, तो आप पढ़ लीजिए, ठीक है। आप सबके पास होगा अनअकैडमी की भी किताब, लेकिन हर किसी के पास लक्ष्मीकांत भी होगा। तो वही बात मेरे साथ भी है, सुनिएगा। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू, स्पेस टेक्नोलॉजी में हम बहुत सारे स्पेस एक्सप्लोरेशन वर्क करते हैं, बहुत सारी स्पेस टेक्नोलॉजी में स्पेस एक्सप्लोरेशन वर्क करते हैं। और जो स्पेस एक्सप्लोरेशन वर्क करते हैं, जो हम डिफरेंट तरह के सैटेलाइट्स वगैरह भेजते हैं, उससे हम अंतरिक्ष को समझने की कोशिश करते हैं। उसी अंतरिक्ष को जो हम समझने की कोशिश करते हैं, उसी अंतरिक्ष में भेजे गए जो सैटेलाइट्स होते हैं, उपग्रह जिसे बोलते हैं, उसी की मदद से हमारा डीटीएच चलता है। और डीटीएच चलता है मतलब स्पेस टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है। और उसी तरह जब स्पेस टेक्नोलॉजी को आप डिफेंस के लिए जोड़े, तो आप खुद जानते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी में जो हम लोग सैटेलाइट्स लगाते हैं, उसी की मदद से हमारा जीपीएस चलता है। और उसी जीपीएस की मदद से किसी कंट्री की सेफ्टी और सिक्योरिटी होती है, उसका बॉर्डरिंग एरियाज का। तो वही मैं कह रहा था दोस्त, स्पेस टेक्नोलॉजी इंटरडिसिप्लिनरी है, कई सब्जेक्ट के साथ कई फील्ड में काम करता है। इंटरडिसिप्लिनरी है ये, इंडिया डिसिप्लिनरी है ये, बहुत चीजों के साथ जुड़ा हुआ है। ओके, एक सबके साथ जोड़कर बात करेंगे। अब हम यहाँ पर सबसे पहले एक बात और मैं आपको बता दूं, देन शुरुआत में ये चीज बतानी बहुत जरूरी है। सब लोग बोलो ये चीज समझ में आई कि स्पेस टेक्नोलॉजी कैसे आईसीटी और डिफेंस से जुड़ा हुआ है। पता है, उस कंट्री की स्पेस टेक्नोलॉजी जो कि डिफेंस के साथ मिलकर भी काम करती है, उसको बोलते हैं डुअल टेक्नोलॉजी, द्वैत तकनीकी। उसको बोलते हैं डुअल टेक्नोलॉजी, द्वैत तकनीकी। कहने का अभिप्राय है दोस्त कि जिसका अंतरिक्ष तकनीकी स्पेस टेक्नोलॉजी डिफेंस के साथ मिलकर काम करता है, उसको हम द्वैत तकनीकी कहते हैं। तो भारत का जो इंडिया का जो स्पेस रिसर्च है, वो इंडिया का स्पेस रिसर्च डिफेंस के साथ मिलजुल कर चलता है। तो इसलिए हम अपने स्पेस टेक्नोलॉजी को हम लोग डिफेंस टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर बात करते हैं। तो इट्स अ डुअल टेक्नोलॉजी, यू पीपल रिमेंबर।
है ना। यू रिमेंबर दिस इज कॉल्ड डुअल टेक्नोलॉजी। और सिर्फ इंडिया ही नहीं दोस्त, अमेरिका भी होता है, रशिया भी होता है, फ्रांस भी होता है। इन सब की स्पेस टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट जो होता है वो वही चीज मिसाइल वगैरह से भी जुड़कर काम करता है। ओके तो आगे से ध्यान रखेंगे, इंडिया का स्पेस रिसर्च जो है वो क्या है, वो स्पेस रिसर्च एक डुअल रिसर्च है या डुअल टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं। डुअल टेक्नोलॉजी का कहने का मतलब है क्या, कि हम डिफेंस के साथ मिलकर काम करते हैं। नाइस अभिषेक, ठीक है, बहुत अच्छे। चीजों को हमारे सामने ही याद करना है, याद रखिएगा। हमारे टीचर ने भी हमको इस तरीके से पढ़ाया कि चीजें हमें उन्हें सामने ही याद हो गई थी। ओके ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे और चीजें बढ़ते हैं। देखो जब भी हम स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो कुछ टर्म्स आते हैं जिनके बारे में जानना जरूरी होता है, और यहीं से शुरू करेंगे। हाँ, क्योंकि मेरी आदत होती है कि मैं जीरो से स्टार्ट करूं, इसलिए आप में से सारे बच्चों को समझ में आता है, स्पेशली नॉन साइंस वालों को समझ में, वो उनको भी आ जाता है। और जो साइंस बैकग्राउंड वाले उनको भी मैं बता देता हूँ, और वो भी जानते हैं कि सर इस तरीके से हमें भी बेसिक नहीं पता था। और यूपीएससी की डिमांड ऐसी होती है कि हमें भी साइंस पढ़ना ही पड़ेगा। स्पेस टेक्नोलॉजी में कुछ टर्म्स हैं जो आपको जानने पड़ेंगे। पहला टर्म है जिसको हम कहते हैं सैटेलाइट्स। तो फर्स्ट टर्म दैट इज कॉल्ड एज सैटेलाइट्स। अभी देखिएगा बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ आप जाएंगे सैटेलाइट्स के बाद, सेकंड वन इज शटल। शटल शटल के बाद हम बात करते हैं दैट इज कॉल्ड स्पेसक्राफ्ट। देखिएगा जो चीजें मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं ऐसे यू आल्सो नोट डाउन। स्पेसक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट के बाद हम लोग बात करेंगे लॉन्च व्हीकल के बारे में। विल गो एंड डिस्कस अबाउट द लॉन्च व्हीकल्स। लॉन्च व्हीकल के बाद हम बात करेंगे रॉकेट के बारे में, और रॉकेट के बाद विल डिस्कस विद यू अबाउट द मिसाइल्स। तो ये इतने टर्म्स हैं जो यहाँ पर सारे टर्म्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और धीरे धीरे सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी कैसे दीज ऑल द टर्म्स आर कनेक्टिंग टुगेदर। ओके, कैसे दीज ऑल द टर्म्स आर कनेक्टिंग टुगेदर, सैटेलाइट, शटल, स्पेसक्राफ्ट, लॉन्च व्हीकल, रॉकेट एंड मिसाइल्स। ग्रेट। सुनो एक बार मैं ना सबकी हिंदी बोल देता हूँ, जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, लिखूंगा नहीं बट अच्छा लिख भी देता हूँ, मैं इरेज कर दूंगा। सैटेलाइट को उपग्रह कहते हैं, शटल को शटल ही कहते हैं, स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष यान कहते हैं। आप लोग डिमांड करना शुद्ध हिंदी में साइंस टेक पढ़ाने के लिए, और आप लोग डिमांड करना शुद्ध इंग्लिश में साइंस टेक पढ़ाने के लिए, है ना। प्रक्षेपण यान, उनको लग जाएगी 300-400 बच्चे ऑनलाइन देख लेंगे। प्रक्षेपण यान, रॉकेट को रॉकेट ही कहते हैं, और मिसाइल को, मुझे बहुत दिक्कत होती है, काफी बच्चे शुद्ध हिंदी में, इनको प्रक्षेपास्त्र कहते हैं। ये भी शुद्ध हिंदी है। अब मैं हिंदी नहीं बोलूंगा, आई यूज ओनली इंग्लिश। मैं से इरेज कर रहा हूँ। सैटेलाइट इज द उपग्रह, शटल को शटल, क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चे काफी इरिटेट होते हैं, आई नो वेरी वेल। स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष यान बोलते हैं, लॉन्च व्हीकल को प्रक्षेपण यान बोलते हैं, रॉकेट्स को रॉकेट कहते हैं, और मिसाइल्स को प्रक्षेपास्त्र कहते हैं। कई जगहों पर मिसाइल्स को मिसाइल भी हिंदी में लिखा जाता है। ओ सौरभ आज दिक्कत हो जाएगी, अगर मैं ब्लैक पे जाऊंगा, कल से मैं ले लूंगा ब्लैक। सॉरी आज नहीं हो सकता दोस्त, क्योंकि मैंने ना व्हाइट ले लिया, मुझे फिर से क्लास खत्म करनी पड़ेगी, बैक जाना पड़ेगा, फिर ब्लैक लेना पड़ेगा, तो वो दिक्कत हो जाएगी। सॉरी आज पॉसिबल नहीं है दोस्त। ओके आज पॉसिबल नहीं है। अब सुनो, अब यहाँ पे चलते हैं, है ना। यहाँ देखो, अब यहाँ पे सुना होता क्या है, लिसन। एक्चुअल में इन सब टर्म्स के बारे में अगर पूछूं तो आप में से काफी बच्चे हैं जो इन सारे टर्म्स को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, और आज के बाद ये कंफ्यूजन नहीं होगा कभी भी। आई प्रॉमिस, आज के बाद आप में से किसी को इस तरह का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। क्या होता है ये चीजें, सुनना, मैं आपको समझाता हूँ। एक्चुअल में क्या होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट द स्पेसक्राफ्ट। पेलोड्स क्या होते हैं, डिस्कस लेटर ऑन, वेट थोड़ी देर बाद आएगा। स्पेसक्राफ्ट क्या होते हैं, स्पेसक्राफ्ट को जब भी बोला जाता है तो उसको एक लाइन में लिख लेना, ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स वी सेंड इन स्पेस। ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स, वो सारे उपक्रम, ऑल दोज ऑब्जेक्ट सेंड इन स्पेस, वो सारे उपक्रम या ऑब्जेक्ट जो अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं उन्हें हम स्पेसक्राफ्ट कहते हैं। तो एक लेमैन भाषा में बोलूं, हर वो चीज जैसे अंतरिक्ष में बोली जाती है, एक सामान्य भाषा में वो क्या है। ओके वो हमेशा सामान्य भाषा में क्या है, वो सामान्य भाषा में एक अंतरिक्ष यान है। तो अंतरिक्ष में जो भी चीजें जाती हैं, एवरीथिंग इज जनरली कॉल्ड एज स्पेसक्राफ्ट। तो स्पेसक्राफ्ट एक जनरल टर्म है, स्पेस में हर चीज जो जनरली भेजी जाती है उसके लिए इस टर्म का यूज करते हैं। अब आप बोलोगे सर ऐसी कौन सी चीजें जो स्पेस में भेजी जाती है, तो यू गाइस नो वेरी वेल, जैसे सैटेलाइट इज वी आर सेंडिंग इन द स्पेस एंड शटल वी आर सेंडिंग इन द स्पेस, ये दोनों के दोनों एक तरह के स्पेसक्राफ्ट हैं। सो इफ आई आस्क यू व्हाट अबाउट द एग्जांपल ऑफ स्पेसक्राफ्ट, आप बोलोगे सर सैटेलाइट और शटल, उपग्रह और शटल जो होते हैं ये दोनों एक तरह के अंतरिक्ष यान है, स्पेसक्राफ्ट हैं जो स्पेस में जाते हैं। एकदम जैसे मैं कह रहा हूं उसी तरह से स्टार्ट कीजिएगा, आपको कभी भी किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है, ऊपर जो लिंक मैंने दिया है उसको रजिस्टर कर लीजिएगा, बायोलॉजी की क्लास का लोगो शेयर कर दीजिएगा। तो स्पेसक्राफ्ट क्या होता है, वो सारी चीजें जो स्पेस में जाती हैं, वो सारी चीजें जो स्पेस में जाती हैं सबको स्पेसक्राफ्ट कहते हैं। तो स्पेसक्राफ्ट वी आर सेंडिंग इन द स्पेस, और इसके एग्जांपल्स में आता है सैटेलाइट और शटल। तो सैटेलाइट और शटल जो होता है वो क्या है, सैटेलाइट और शटल जो है वो क्या है, ठीक है, साफ है ना, ठीक है। सैटेलाइट और शटल जो है वो एक तरह के स्पेसक्राफ्ट हैं। और सुनना, जानते हो क्या होता है, जो स्पेसक्राफ्ट है, जरा इनको सुनना। अब बात ये होती है कि हम जिनको स्पेस में भेजते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं ये बताओ व्हाट इज द स्पेस, स्पेस किसको बोलोगे, ऊपर किस जगह को स्पेस बोलोगे। एक एक चीज को ढंग से सुनना, मैं बता रहा हूँ। थंबनेल दो, कितने बच्चे सुन रहे हैं, फटाफट एक बार थंबनेल दो, हाउ मेनी पीपल आर लिसनिंग। एक बच्चा एक ही थंबनेल देना प्लीज।
नहीं, ऐसा नहीं है प्रियंका, ऐसा नहीं है बच्चा, ऐसा नहीं है प्रियंका, ऐसा नहीं है। So we have 112 students are listening me. आप सभी स्टूडेंट ध्यान से रखना, दिमाग इधर उधर मत ले जाना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारा काम बंद कर दो, आज समझ लो, इसके बाद कभी आपको ये दिक्कत बेसिक टर्म्स में नहीं होगी, ट्रस्ट मी। स्पेस किसको बोलते हैं? स्पेस हम एक्चुअल में अर्थ के सरफेस से एक हाइट के बाद स्पेस बोला जाता है, जिस हाइट को हम कहते हैं एग्जैक्टली वीरेंद्र, उसको हम लोग कार्बन लाइन कहते हैं, उसको हम लोग कार्बन लाइन कहते हैं, यानी कार्बन रेखा बोल सकते हैं। कार्बन लाइन या कार्बन रेखा एक ऐसी रेखा होती है जो अर्थ के सरफेस से 100 किलोमीटर पर बोली जाती है। सो अर्थ के सरफेस से 100 किलोमीटर की हाइट को हम कहते हैं कि दिस इज द कार्बन रेखा, दिस इज कॉल्ड कार्बन रेखा। और स्पेस का मतलब होता है कि हम कार्बन रेखा के ऊपर हैं। अगर वी आर एबव द कार्बन लाइन, अगर वी आर द एबव द कार्बन लाइन, तो आप समझ जाना हम अंतरिक्ष में हैं। तो स्पेस मींस वी आर एबव द कार्बन लाइन, वी अक्रॉस द कार्बन लाइन। So what is the meaning of space? Space means we across the carbon line. And what is the carbon line? 100 kilometer above from the Earth's surface. Okay, 100 kilometer above from the Earth's surface. और beyond carbon line का मतलब होता है, beyond carbon line का मतलब होता है कि we are in the space. Exactly, मनीष? नहीं, ये एक इंटरनेशनल पैरामीटर बना दिया गया है और ये पृथ्वी की सतह से लेते हैं। We are measuring the distance from the surface of the Earth. ये पृथ्वी की सतह से लेते हैं beyond the carbon line, 100 किलोमीटर के डिस्टेंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेस बोलते हैं। अब बात होती है कि सैटेलाइट्स और शटल, ये दोनों के दोनों स्पेसक्राफ्ट हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? नाउ वेल कम इनटू द डिस्कशन ऑफ सैटेलाइट एंड शटल में व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंसेस। नहीं, सी लेवल से नहीं, अर्थ के सरफेस से लिया जाता है। ठीक है, इंडिया का अर्थ का सरफेस और अमेरिका के अर्थ के सरफेस में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आ जाता है। आधे किलोमीटर के एरिया में तो पूरी दुनिया आ जाती है। सी लेवल से नहीं लिया जाता, अर्थ के सरफेस से लिया जाता है। ये चीज दीक्षा याद रखना। यहाँ भी काफी बच्चों को क्वेश्चन है, सर सी के वहां से कर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अर्थ सरफेस 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर का डिफरेंस कोई डिफरेंस नहीं माना जाता है पूरी दुनिया में, और इसी में पूरी दुनिया की हाइट आ जाती है। अब ऐसे थोड़ी ना कि हिमालय के पीक से हम भेज रहे हैं ना, हिमालय के पीक से अगर देखोगे तो आप समुद्र की तरफ से 8,848 किलोमीटर की हाइट पे होते हो। ये जनरली बोला जाता है अर्थ के सरफेस, आधा 1 किलोमीटर इज नथिंग। अब बात करते हैं व्हाट आर द सैटेलाइट एंड व्हाट अबाउट द शटल। तो इसके लिए मैं अगले पीपीटी पे जाता हूं, जरा देखना। तो वन साइड आई एम टेलिंग यू सैटेलाइट, इसको जरा देखते हैं, और देन द सेकंड साइड वी आर गोइंग इनटू द डिस्कशन ऑफ शटल। जरा इसको समझना सैटेलाइट और शटल क्या होते हैं। व्हाट आर द सैटेलाइट एंड शटल? लिसन गाइस, सैटेलाइट जो होता है, वी पीपल डू द स्टडी ऑफ सैटेलाइट इन द रिस्पेक्ट ऑफ ऑर्बिट। सैटेलाइट को हमेशा कक्षा के संदर्भ में पढ़ा जाता है। So satellites always described in the respect of orbit. Satellite always described in the respect of orbit. Okay, satellite always described in the respect of orbit. So satellite always described in the respect of orbit. Orbit का क्या मतलब होता है? Orbit का मतलब होता है attraction. Orbit का मतलब होता है attraction. Orbit का मतलब होता है attraction. So what is the meaning of orbit? Orbit means attraction. अब बात होती है attraction किसको बोलते हैं? Attraction हम बोलते हैं दोस्त ग्रेविटी को। अगर मैं पूछूं आप मुझे अर्थ के रिस्पेक्ट में अट्रैक्शन कैसे बोलोगे? अर्थ के रिस्पेक्ट में जो अट्रैक्शन होगा उसे बोलेंगे ग्रेविटी। ओके, उसे बोलेंगे ग्रेविटी। यानी हम किसी सैटेलाइट्स को ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में भेजते हैं, ग्रेविटी की बात करते हैं, है ना, उससे हम ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। अब बात ये होती है, तो सैटेलाइट्स, फिर से सुनना, सैटेलाइट्स की स्टडी हमेशा हम किसी ऑर्बिट के रिस्पेक्ट में करते हैं। ऑर्बिट का मतलब होता है अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन हम किसी अर्थ के लिए उसकी ग्रेविटी को बोलते हैं। ओके, अगर मैं बोलूं कोई सैटेलाइट अर्थ की ग्रेविटी की अट्रैक्शन के अंदर है, तो उसको बोलते हैं, उस ऑर्बिट को इनर ऑर्बिट, उसको हम बोलते हैं इनर ऑर्बिट। तो व्हाट इज द इनर ऑर्बिट? अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के अट्रैक्शन के अंदर है, देन इट इज कॉल्ड एज द इनर ऑर्बिट। और अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के अट्रैक्शन के बाहर चला जाता है, देन दिस इज कॉल्ड एज द आउटर ऑर्बिट। अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के अट्रैक्शन के अंदर है, देन इट इज कॉल्ड इनर ऑर्बिट, और अगर सैटेलाइट अर्थ के अट्रैक्शन के बाहर चला गया, देन दैट इज द आउटर, दैट इज इन आउटर ऑर्बिट। अब यू पीपल कैन आस्क मी, सर ये बताओ कि अर्थ के सरफेस से कितनी डिस्टेंस तक अर्थ का अट्रैक्शन या ऑर्बिट या ग्रेविटी या इनर ऑर्बिट होता है? तो मैं बोलूंगा अप टू 36,000 किलोमीटर, अप टू 36,000 किलोमीटर। तो फ्रॉम द अर्थ सरफेस अप टू 36,000 किलोमीटर डिस्टेंस तक का अर्थ का अट्रैक्शन या ग्रेविटी होती है। और यहीं पर अगर हम 36,000 किलोमीटर से दूर चले जाते हैं अर्थ के सरफेस से, तो हम अर्थ के अट्रैक्शन के बाहर चले जाते हैं, ग्रेविटी से बाहर चले जाते हैं, तो वी आर इन द आउटर ऑर्बिट। सो वी आर इन द आउटर ऑर्बिट, यू पीपल रिमेंबर, वी आर इन द आउटर ऑर्बिट, यू पीपल रिमेंबर। सो इनर ऑर्बिट का मतलब होता है अर्थ के सरफेस से अप टू 36,000 किलोमीटर, आउटर ऑर्बिट का मतलब होता है 36,000 किलोमीटर के बाहर। अब जैसे मैं बोलूंगा, मान लो मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ फेस टू फेस, मेरी क्लास में कुल 10 रोज में बेंचेस लगी हैं, 10 रोज में बेंचेस लगी हैं, और हर रोज में मान लो 15-15 सीट है, तो टोटल 150 स्टूडेंट्स आर इन माई क्लास। ओके, और हर सीट पे बैठा हुआ जो स्टूडेंट है, मैं बोलूंगा अपनी ऑर्बिट में बैठे हुए, अपनी कक्षा में बैठे हुए हैं। ठीक है ना, समझना। मैं बोलूंगा ये बताओ मेरी क्लास में मेरा अट्रैक्शन कहां तक है? आप बोलोगे सो लास्ट जो 10वां जो बेंच है ना, रो है ना, वहां तक आपका अट्रैक्शन है। यानी मैं कह सकता हूं कि टिल लास्ट रो यू आर इन माय अट्रैक्शन, आप मेरी ऑर्बिट के अंदर हैं।
और मैं जो भी कहूंगा आप मेरा काम करेंगे क्योंकि आप मेरे ऑर्बिट में। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है दोस्त, जब कोई सैटेलाइट अर्थ के इनर ऑर्बिट में रखते हैं, अर्थ के अट्रैक्शन के अंदर रखते हैं, तभी वो सैटेलाइट हमारे अर्थ के लिए काम करता है। अब हमें अर्थ के सरफेस की मैपिंग लेनी है, इनर ऑर्बिट में रखो ना। हमें अर्थ पे जीपीएस यूज करना है, इनर ऑर्बिट में रखो ना। हमें डीटीएस देखना है, इनर ऑर्बिट में रखो ना। लेकिन अगर आपको वही चंद्रमा की स्टडी करनी है, मार्स की स्टडी करनी है, अर्थ के बाहर जाना होगा। अर्थ के बाहर का मतलब आपको आउटर ऑर्बिट में जाना होगा। इनर ऑर्बिट में कैसे हम मून पर जाएंगे, इनर ऑर्बिट में कैसे हम मार्स पे जाएंगे? इनर ऑर्बिट में तो अर्थ के ऑर्बिट में, अर्थ के अट्रैक्शन में है। डेफिनेटली आईएस देवासी है ना यार, अपना नाम बता दो यार, अपना नाम लिखा करो, मुझे अच्छा लगता है। आपके नाम से आपकी पहचान होती है, अपना नाम छुपाते हैं। ओके फाइन, ये ध्यान रखना, आप सब अपने नाम के लिए यहाँ फाइट कर रहे हैं, अपना नाम ही आप छुपाते हैं, इससे मतलब क्या है? ठीक है, हमेशा सत्य पर रहो। ठीक है, तो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि इनर ऑर्बिट आउटर ऑर्बिट आप समझ चुके हैं। ओके एवरीवन, इनर ऑर्बिट आउटर ऑर्बिट आप समझ चुके हैं। ओके एवरीवन, अब सुनिएगा। अरे मैं शटल क्यों मिटा दिया, सॉरी, मुझे लगा अच्छा तो मैं आपको कंपैरिजन समझाने वाला हूँ। ठीक है, एवरीबॉडी क्लियर ना? बढ़िया से समझ में आ गया। ऑर्बिट क्या होते हैं? सैटेलाइट्स इन्हीं ऑर्बिट में रखे जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आप ये सोच सकते हैं सर चंद्रयान मंगलयान भी एक सैटेलाइट्स हैं। डेफिनेटली सैटेलाइट्स हैं। ये सैटेलाइट्स जो है आउटर ऑर्बिट में भेजे गए, डेफिनेटली आउटर ऑर्बिट में भेजे गए हैं। और जो हमारा इनसेट और रिमोट है वो भी सैटेलाइट है, लेकिन वो हमारे इनर ऑर्बिट में है। ओके, अब देखिएगा सैटेलाइट्स के बारे में दूसरी बात बता दूं। ये सैटेलाइट्स जो होते हैं दे आर नॉट रीयूजेबल। कहने का मतलब है एक बार आपने जो सैटेलाइट भेजा दोबारा वो उतर कर नहीं आता। आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। तो सैटेलाइट्स आर नॉट रीयूजेबल। सैटेलाइट को पुनः प्रयोग में नहीं लाते हैं। दे आर नॉट पुनः प्रयोजिक बोलते हैं हिंदी में, ये पुनः प्रयोजिक नहीं होते हैं। तो सैटेलाइट्स आर नॉट रीयूजेबल, इन्हें फिर से प्रयोग में नहीं लाते हैं। अब जैसे मैं आपको बताता हूं, आप सबको भारत का इतिहास पता होगा। भारत का पहला सैटेलाइट जो भेजा गया 19 अप्रैल 1975 को भेजा गया, जिसका नाम था आर्यभट्टा। दैट वाज आर्यभट्टा। और आर्यभट्ट को भेजने के लिए हमारी हेल्प जो किया था वो रशिया ने किया था। रूस की मदद से आर्यभट्ट भेजा गया था। तो 19 अप्रैल 1975 को जो हमने आर्यभट्ट भेजा था, उसने अपना काम जब खत्म कर लिया तो लौटा के अर्थ पे कहीं लाए हैं क्या? कहीं किसी म्यूजियम में रखे हैं क्या? आर्यभट्ट देखो जो गया था जहां उतार के लाके रखा गया? नहीं दोस्त, आज तक हम कभी भी किसी सैटेलाइट को उतार कर नहीं लाते हैं। अब आप पूछोगे तो सर इस हिसाब से तो जो सैटेलाइट जा रहे हैं समय के साथ वो तो और बढ़ रहे होंगे। बढ़ ही रहे हैं, इन्हीं को तो स्पेस जंग कहते हैं। बढ़ ही रहे हैं, इन्हीं को तो स्पेस जंग कहते हैं। इन्हीं के लिए तो स्पेस डेब्रिस टाइप के टर्म यूज करते हैं। इन्हीं को ना हिंदी भाषा में अंतरिक्ष में मौजूद कचड़े बोलते हैं, जिसकी जानकारी केसलर ने दी थी, इसीलिए इसको केसलर सिंड्रोम भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन आपके पेपर के लिए हिट क्वेश्चन है। कब आएगा मुझे पता नहीं है, लेकिन आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछ देगा हाल ही में न्यूज में रहने वाला केसलर सिंड्रोम किसको बताता है? ऐसे क्वेश्चन 50 होते हैं आपके पेपर में। तो ये स्पेस जंग या स्पेस डेब्रिस को प्रदर्शित करता है। जो अंतरिक्ष में स्पेस जंग या स्पेस डेब्रिस होते हैं उनको केसलर सिंड्रोम का नाम दिया गया। आप बुक पढ़ोगे तो आपको चीजें और डिटेल में मिलेंगी। This is the most important question for your paper. What is a Kessler syndrome? Actually मैं जानते हो आपका एग्जामिनर क्या करेगा, सिंड्रोम टाइप के जो शब्द होते हैं ना वो हेल्थ में भी आते हैं। क्रोमोसोम्स एबरेशंस में केसेस आते हैं, क्रोमोसोम की संख्या ज्यादा घट और बढ़ जाती है, वहां पर सिंड्रोम्स आते हैं। क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पेडाउ सिंड्रोम, ये सारी चीजें मैं आपको बायोलॉजी वाली क्लास में बताऊंगा। सो हियर यू पीपल विल अंडरस्टैंड कि केसलर सिंड्रोम में एक्चुअल में क्या है, ये एक ऐसा सिंड्रोम नहीं है, ये एक तरह के स्पेस डेब्रिस या स्पेस जंग के लिए ये शब्द यूज किया जाता है। ओके याद रखिएगा। तो केसलर सिंड्रोम इज रिलेटेड टू स्पेस जंग या स्पेस डेब्रिस। और ये बंदा है जिसने इसके बारे में बताया, इसलिए उसी के वजह से ये नाम केसलर सिंड्रोम चलता है। एवरीबॉडी क्लियर? उसी की वजह से ये नाम केसलर सिंड्रोम चलता है। यू पीपल रिमेंबर, ओके, यू ऑल पीपल रिमेंबर दिस इज कॉल्ड केसलर सिंड्रोम। और सुनिएगा, तो सैटेलाइट्स कभी भी लौट कर नहीं आते। अगर सैटेलाइट्स कभी भी लौट के नहीं आते, आज हर बंदा हमारे साथ रहेगा, फालतू काम नहीं है ना, फट 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 जवाब देगा। ठीक है, वही बात। दूसरी चीज सैटेलाइट के केस में आप मुझे बताओ, क्या कभी एस्ट्रोनॉट्स या कॉस्मोनॉट्स, आप मुझे बताओ, यू हैव अ कॉमन सेंस, कॉस्मोनॉट कभी सैटेलाइट से ऊपर जाएंगे? क्या कभी एस्ट्रोनॉट्स या कॉस्मोनॉट सैटेलाइट से ऊपर जाएंगे? मैं तो एक नाम और यूज करता हूं, व्योमनॉट। कर सकता हूं व्योमनॉट। मेरा क्वेश्चन आप सबसे यह है कि एस्ट्रोनॉट्स या कॉस्मोनॉट या व्योमनॉट कभी इस सैटेलाइट से ऊपर जाएंगे? आप सब सही आंसर दे रहे हैं। सर जो चीज लौट के नहीं आएगी ऊपर कौन मरने जाएगा? अगर आर्यभट्ट के अंदर कोई इंसान गया होता तो सर आज तक लौट कर नहीं आता, तो अभी तक ये क्या होता सबको पता है। ओके, एस्ट्रोनॉट, कॉस्मोनॉट, व्योमनॉट सब एक ही चीजें होती हैं। हिंदी में सबके लिए टर्म आता है अंतरिक्ष यात्री। बट होता क्या है, दुनिया में हर कंट्री के लोग एस्ट्रोनॉट तब यूज करते हैं अंतरिक्ष यात्रियों के लिए। रशियन दे आर यूजिंग द टर्म कॉस्मोनॉट अंतरिक्ष यात्रियों के लिए, और भारत ने एक नया शब्द इजाद किया है जिसका नाम है व्योमनॉट। तो भारत में भारतीय किताबों में आप व्योमनॉट शब्द अगर कभी पढ़ लेंगे तो घबरा ना जाइएगा, कंफ्यूजन जाइएगा, क्योंकि होता क्या है आपके टर्म्स की वजह से हो सकता है आप कंफ्यूज कर जाए। इनमें से कोई भी टर्म आप यूज कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा हम व्योमनॉट के पहले एस्ट्रोनॉट ही यूज करते थे। आजकल एक नया शब्द आ गया है व्योमनॉट। तो अंतरिक्ष में जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को भारतीय भाषा में व्योमनॉट बोला जाता है। सामान्य भाषा में वही क्या है? सामान्य भाषा में वही एस्ट्रोनॉट्स हैं। अब रशियन है यूरी गगरिन, नाम सुना होगा, अंतरिक्ष वाला।
जो गया था, तो यूरी गगरिन को एक कॉस्मोनॉट बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉस्मोनॉट्स अंतरिक्ष यात्रियों के लिए रशिया यूज करता है। देखो मैं बहुत बेसिक बेसिक चीजों से शुरू करता हूं और वहां तक ले जाता हूं जहां तक आपकी डिमांड है, और बहुत ही सिंपल भाषा में विज्ञान तकनीकी पढ़ाता हूं। एवरीबॉडी क्लियर? आपका सैटेलाइट वाला कंसेप्ट क्लियर है ना? एकदम क्लियर है ना? जब सैटेलाइट पे इंसान नहीं जाता तो सैटेलाइट में आप कभी लाइफ सपोर्ट सिस्टम ही नहीं रखेंगे। किसको बचाना है वहां पे? किसी को बचाना ही नहीं वहां पे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ व्हेन आई टॉक टू यू अबाउट द शटल, अगर हम वहीं पर शटल की बात करें तो शटल भी क्या है? शटल इज आल्सो अ काइंड ऑफ स्पेसक्राफ्ट, जो अंतरिक्ष में जाने वाला यान है। सैटेलाइट भी क्या है? सैटेलाइट इज आल्सो अ काइंड ऑफ स्पेसक्राफ्ट, जो अंतरिक्ष में जाने वाला यान है। लेकिन उसके पीछे पर्पस ये था, और शटल लेके इसका पर्पस क्या है मैं बताता हूं। सारे बच्चे बहुत कुछ दिख रहे हैं क्योंकि अंतरिक्ष की बात है। बचपन से सूरज, चंदा, मामा और क्या क्या चीजें हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। स्पेसक्राफ्ट में होता क्या है? लेसन। स्पेसक्राफ्ट में क्या होता है? लेसन। असल में क्या होता है स्पेसक्राफ्ट के केस में कि सॉरी शटल के केस में, शटल जो होता है ये रीयूजेबल होता है। सबसे पहले मैं इसका पहला और मेन इंपॉर्टेंट कारण बताता हूं, ये पुनः प्रयोग में लाया जाता है। ये नॉट रीयूजेबल होता है, ये रीयूजेबल होता है। यानी एक बार भेजने के बाद ये फिर से लौट कर आता है, दोबारा फिर जाता है, फिर लौट कर आता है, दोबारा फिर जाता है, लौट कर आता है, दोबारा फिर जाता है, लौट कर आता है। करते रहिए सुबह से शाम तक। प्रियंका, आउटर ऑर्बिट वाले में रिटर्न होना है कि नहीं? ये बात बताओ। कभी हम लोग जब चंद्रयान मंगलयान अपनी कक्षा के बाहर भेजते हैं तब कभी सोचते हैं मतलब लौट के आएगा? बच्चा अपने ऑर्बिट वाला तो मतलब लौटा ही नहीं पाए, दूसरे ऑर्बिट वाला कहां लौटा के ले आ पाएंगे? थोड़ा दिमाग लगाओ बच्चा। जब हम अपनी कक्षा वाला नहीं ले आ पाए तो दूसरे वाला कहां ले आ पाएंगे? समझो जरा, दिमाग लगाओ। नॉट पॉसिबल। कोई बात नहीं, हंसने की बात नहीं है। प्रियंका ने क्वेश्चन पूछा, इज गुड। मेरे को कोई आप बच्चा ना, तुम लोग कोई शर्म मत किया करो कि बच्चे हंसे या ना हंसे, तुम अपने लिए आए हो, किसी और के लिए नहीं आए। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, और किसी को कंप्लेन मत कीजिए, ठीक है? ना आप कीजिए ना कोई और करे। आपके जो भी क्वेरीज हैं आप मुझसे सीखने हैं। मैं भी कभी अपने टीचर से शर्माता नहीं था। कभी कभी टीचर मेरे क्वेश्चन के आंसर नहीं देता था, मुझे पता हो सकता है कुछ अजीब सा क्वेश्चन हो या कुछ ऐसा जवाब ना देना चाहता हो, लेकिन मैं पूछता जरूर था। ओके, तो पहली बात होगी शटल जो होता है रीयूजेबल होता है। आप मुझे बताओ, अगर आप किसी अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजना चाहते हो तो अंतरिक्ष यात्री को किससे भेजोगे? डेफिनेटली शटल से भेजोगे, क्योंकि शटल फिर से लौट कर आएगा। कॉमन सेंस, ठीक है? तो अगर आप किसी एस्ट्रोनॉट्स या कॉस्मोनॉट को अंतरिक्ष में भेजना चाहते हैं या व्योमनॉट्स को, तो किसके थ्रू भेजेंगे? डेफिनेटली आप शटल के थ्रू भेजेंगे। ये चीज आपको समझ में आती है? आप शटल के थ्रू ही किसी एस्ट्रोनॉट या कॉस्मोनॉट को अंतरिक्ष में भेजेंगे। इट इज क्लियर? और सुनिएगा, और सुनिएगा, इसका मतलब अगर किसी एस्ट्रोनॉट या कॉस्मोनॉट को शटल से भेजते हैं, इसका मतलब यहाँ पे लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है, जिंदगी बचाने वाली चीज है, क्योंकि इंसान भी जाते हैं। यहाँ पर लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है। अगला पॉइंट आपको दे रहा हूं, यहाँ पे लाइफ सपोर्ट सिस्टम होगा क्योंकि इंसान जाता है। एंड यू पीपल नो वेरी वेल, डेफिनेटली सर होगा। तो हाउ ह्यूमन विल सर्वाइव? ओके, लाइफ सपोर्ट सिस्टम होगा। और मैं बताता हूं आपको, सुनो, पता है शटल के साथ कुछ चीजें जुड़ी होती हैं, इनको बोलते हैं ईवीए। ईवीए को ही स्पेस वॉक के नाम से भी जाना जाता है। किसी जमाने में ये क्वेश्चन यूपीएससी मेंस में था, मेरे ख्याल से 2008 या 9 के आसपास यूपीएससी के मेंस में क्वेश्चन आया था ईवीए पर। ईवीए क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ईवीए इज एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी। इसके लिए मुझे अगली शीट पे जाना होगा। इधर सुनो, अरे ये तो मेरा नाम है डॉक्टर रवि अग्रवी, ये तो मैं डायरेक्टर हूँ पूर्वांचल गोरखपुर का। ये सब आप लोग जानते हैं ना, ये सब देख लीजिए। टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैंने सिर्फ आपसे बोला कि मैंने आपसे सिर्फ ये बोला कि जो शटल होता है, शटल के साथ ईवीए जुड़ा होता है। ईवीए को ही हम लोग स्पेस वॉक के नाम से भी जान सकते हैं या बोल सकते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में लेमैन टर्म। ईवीए का मतलब होता है एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी। एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी, ईवीए का पूरा नाम होता है एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी। एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी का मतलब होता है कि व्हीकल से बाहर निकलकर हम जो एक्टिविटी करते हैं किसी शटल से, वो इट इज एन एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी। एक एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी है। एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी में दो चीजें आती हैं। एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी में एक दो तरह के ईवीएस होते हैं। द वन इज कॉल्ड एज अ टेथर्ड ईवीए, और सेकंड को हम कहते हैं अनटेथर्ड ईवीए। द वन इज अ टेथर्ड ईवीए एंड सेकंड इज अ अनटेथर्ड ईवीए। टेथर्ड ईवीए क्या कहता है? मान लो ये एक शटल है, मान लो ये एक शटल है, और इस शटल के साथ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एक नली की तरह, और उससे एक हमने एस्ट्रोनॉट्स को जोड़ रखा है। और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की मदद से इस शटल से एस्ट्रोनॉट्स को पूरा का पूरा ऑक्सीजन या लाइफ सपोर्ट सिस्टम से जोड़ा गया है, जिससे वो बंदा मरने ना पाए। और ये ट्यूब्स के थ्रू जितनी दूरी तक उसका डिस्टेंस होता है, एस्ट्रोनॉट स्पेस में वॉक करता है, अपनी एक्टिविटी करता है, और फिर अंत में स्पेस शटल के अंदर चला आता है। इस तरह के एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी को टेथर्ड कहते हैं। टेथर्ड में जो होता है एस्ट्रोनॉट्स कनेक्ट विद शटल। एस्ट्रोनॉट्स शटल के साथ कनेक्ट होता है। यहाँ पर एस्ट्रोनॉट जो होता है वो शटल के साथ कनेक्ट होता है, और शटल के थ्रू लाइफ सपोर्ट सिस्टम जाता है।
अरे ऐसे समझ जाओ जैसे कोई मम्मा है और उस मम्मा की बॉडी के अंदर उसका कोई बेबी है जो अक्रॉस द प्लेसेंटा जुड़ा हुआ है नाल के द्वारा, और वही नाल के द्वारा जो होता है उस बच्चे को पूरा का पूरा न्यूट्रिशन मिलता है और वो बेबी सर्वाइव करता है। एग्जैक्टली उसी कंसेप्ट को समझो, दैट इज कॉल्ड एज द टेथर्ड। अमेरिका से टेथर्ड ईवीए एवरीबॉडी अंडरस्टूड, ये ऐसा ईवीए होता है जहां पर जो एस्ट्रोनॉट्स होता है वो शटल के साथ जुड़ा होता है फॉर लाइफ सपोर्ट सिस्टम। एस्ट्रोनॉट इज कनेक्टिंग फॉर द लाइफ सपोर्ट सिस्टम। ओके, एस्ट्रोनॉट इज कनेक्टिंग फॉर द लाइफ सपोर्ट सिस्टम, इट इज कॉल्ड टेथर्ड ईवीए। अनटेथर्ड ईवीए क्या होता है? अनटेथर्ड ईवीए, यू जस्ट लिसन गाइस, अनटेथर्ड ईवीए में क्या होता है? लिसन, अनटेथर्ड ईवीए ऐसा ईवीए होता है जहां पर एस्ट्रोनॉट्स बिकम फ्री एंड इंडिपेंडेंट। यहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स इज फ्री एंड इंडिपेंडेंट, इज फ्री एंड इंडिपेंडेंट, यानी यहाँ पर इंडिपेंडेंट, यहाँ पे पूरी तरह से उसका शटल से कोई लेना देना नहीं है। एस्ट्रोनॉट्स पूरी तरह से शटल से बाहर जाता है, अपनी एक्टिविटी करता है, फिर लौटकर शटल के अंदर चला आता है। अगर यू पीपल हैव सीन अ मूवी ग्रेविटी, तो आप बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं ग्रेविटी मूवी में क्या होता है। वो उसके पास एक छोटा सा व्हीकल होता है, उससे धीरे धीरे वॉक कर रही होती है वो लेडी, और उसे टहलते अंत में जाकर वो स्पेस स्टेशन के अंदर चली जाती है। ओके एवरीवन, कैसे वो चीजें होती है, क्या होती है, वो मूवी आपको आज देखनी है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2-3 मूवीज हैं आज मैं आपको बताने वाला हूँ, 3-4 मूवीज हैं जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इधर 1-2 दिन में आप देख लेना, because somehow this type of example I'll use to describe the concept of science and technology। और में से कुछ मूवीज आपने देखे होंगे, आपको आप जाकर मेरे क्लास में लॉजिक समझ में आएगा कि एक्चुअल उस मूवी में क्या था। बच्चा, मैंने ये बोला कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती है, इट इज दैट एक्टिविटी जहां पर एस्ट्रोनॉट जो होता है वो शटल से बाहर निकल कर जाता है और स्पेस में वॉक कर डिफरेंट तरह के रिसर्च करने की कोशिश करता है, चीजों को समझने की कोशिश करता है। और ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती है, जिसको स्पेस वॉक के नाम से भी हम लोग जनरली बोल सकते हैं, वो 2 तरह की होती है। पहला जिसको टेथर्ड कहते हैं, दूसरा जिसको अनटेथर्ड कहते हैं। टेथर्ड ईवीए जो होता है वो ऐसा ईवीए होता है जहां पर बॉडी जो होती है वो शटल से जुड़ी होती है। जैसे आपने यहाँ देखा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आगे नहीं बताऊंगा। जैसे यहाँ शटल से एस्ट्रोनॉट की बॉडी जुड़ी होती है, पूरा लाइफ सपोर्ट सिस्टम इस ट्यूब से जा रहा होता है, पूरा लाइफ सपोर्ट सिस्टम इस ट्यूब से एस्ट्रोनॉट्स को जा रहा होता है। ओके एवरीवन, पूरा सिस्टम यहाँ पे जा रहा होता है। ओके एवरीवन, ये टेथर्ड है। और यहीं पर अगर एस्ट्रोनॉट्स इससे अलग हो जाए और अकेला होकर वहां पे अपना घूम रहा है व्हीकल से उस एरिया में पूरा का पूरा, तो वो अनटेथर्ड ईवीए है। और टेथर्ड ईवीए को मैंने वैसे ही समझाने की कोशिश की, मान लो किसी मम्मा की बॉडी के अंदर उसका जो बेबी है क्रॉस द प्लेसेंटा जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर काफी चीजें बता दी, आपको समझ में आ चुका होगा इन चीजों पर कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा था। अब आई एम वेरी श्योर nobody will have any kind of problem in the respect of understanding of satellite and shuttle। आप बेहतरीन तरीके से सैटेलाइट और शटल को समझ सकते हैं। हर बड्डा मुझे हैंड्स ऑफ दे कि दैट सर एकदम क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये भी हम समझ गए कि अब स्पेस क्राफ्ट और सैटेलाइट और शटल में कहीं हम कोई कंफ्यूज होने वाले नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से हमें चीजें समझ में आने लगी हैं। ये भी समझ में आ गया सर, चंद्रयान को कभी वो स्पेस क्राफ्ट लिख देता है, कभी सैटेलाइट लिख देता है, दोनों ठीक है। आप मुझे बता दो, मुझे कंक्लूजन बता दो, गगनयान को क्या लिखोगे? अगर मैं बोलूं गगनयान स्पेस क्राफ्ट है तो मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? गगनयान स्पेस क्राफ्ट है तो मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? बहुत सही, गगनयान एक स्पेस क्राफ्ट है, बहुत बढ़िया। अब मैं बोलूँ कि गगनयान स्पेस क्राफ्ट जो है वो एक शटल वाला स्पेस क्राफ्ट है, मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? एकदम सही है सर, गगनयान जो है वो इंसान को लेकर जाएगा, इंसान जाएगा शटल में, और शटल एक तरह का स्पेस क्राफ्ट होता है। तो सर दिमाग के हिसाब से, कॉमन सेंस के हिसाब से वो जो होगा वो एक तरह से क्या होगा, वो एक तरह से वो शटल ही है। गगनयान एक तरह का शटल ही है जो पुनः यूज किया जा सकता है, रीयूजेबल होता है, कि वो जाए लौट कर आए, इंसानों को सुरक्षित तरीके से जमीन पर लाए। अब मेरे ख्याल से आपको सैटेलाइट शटल स्पेस क्राफ्ट में सब कुछ क्लियर हो गया है। और स्पेस किसको बोलते हैं? अगर आप कार्बन लाइन की रेखा के ऊपर हैं, और कार्बन लाइन किसको बोलते हैं? अर्थ की सरफेस से 100 किलोमीटर की हाइट को। 3 बार बोल दिया, क्लियर हो चुका है। देखो, हम लोगों ने यहां से चीजों की शुरुआत की थी, स्पेस क्राफ्ट, शटल और सैटेलाइट्स। अब हम और आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ते हैं, अब हम यहीं पर बात करेंगे व्हाट आर द लॉन्च व्हीकल, रॉकेट एंड मिसाइल्स। ओके, व्हाट आर द रॉकेट, लॉन्च व्हीकल एंड मिसाइल्स। ओके, थोड़ा इस पे बात करेंगे। ओके, अब जरा देखना, यहाँ पे क्वेश्चन है लॉन्च व्हीकल, रॉकेट और मिसाइल, जरा इसको समझना। मुझे थोड़ी जगह चाहिए इसलिए मैं चीजों को हटा रहा हूं। ओके, आप अपने नोट्स तैयार कर रहे हैं, आई एम वेरी श्योर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही है, और आपका एक अच्छा नोट्स बन रहा है अकॉर्डिंग टू यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन, जो भी आपको देना है, आपका काम हो जाएगा यहाँ से। ग्रेट। अब देखो, यहां पर हम शुरू करेंगे, तो यहां पर शुरू करने का तरीका होगा कि हम रॉकेट से शुरू करेंगे। यहां पर हम लोग रॉकेट से शुरू करेंगे। ग्रेट संकेत, क्रिस्प एंड नेसेसरी, डेफिनेटली। मैं ज्यादा पढ़ाने पे भरोसा नहीं करता, ध्यान रखना। अब ऐसे काफी बच्चे कहते इतना पढ़ना पड़ेगा, सोचो मैं खुद कम पढ़ाने पसंद करता हूं, उसके बाद भी तुम ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, कैसे बोल सकते हो? आई ऑलवेज फॉलो द, मेरी जरूरत इसीलिए है क्योंकि आपको फालतू ना पढ़ना पड़े। ओके फाइन, अब बात करेंगे। अरे भाई विकास, अनटेथर्ड में ऑक्सीजन के बिना कैसे जिंदा रहेंगे? बीच में सिलेंडर लगा देंगे।
इसका मतलब ग्रेविटी मूवी नहीं देखे हैं। उस लेडी की ऑक्सीजन खत्म होता है, वो कैसे जाती है अंदर स्पेस स्टेशन के अंदर, ऑक्सीजन पाती है। अब देखो रॉकेट को एक तरह से, रॉकेट को आप समझो, रॉकेट को आप क्या समझो, देखो रॉकेट को आप एक तरह का, रॉकेट को एक तरह का मोटर या इंजन समझो। जैसे हम बता रहे हैं समझने की कोशिश करो, बहुत ही देहाती भाषा में, गांव ग्रामीण भाषा में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब लोकल भाषा में, ना कोई पैमानी ना कोई चतुराई। गांव के लोगों में ये चीज ज्यादा देखी जाती है, ज्यादा चतुर और चालाक नहीं होते हैं सब, माहौल ही उस तरह का नहीं है। तो बहुत ही सम्मानित तरीके से सुनिएगा, जो रॉकेट होते हैं वो एक तरह का मोटर और इंजन होता है। इसको ऐसे समझिए, यही मोटर और इंजन जो है इसका टेस्ट किया जाता है, उसके बाद ले जाके इसको लॉन्च व्हीकल में लगा देते हो, इसको ले जाके मिसाइल में लगा देते हो। अगर लॉन्च व्हीकल में लगाते हो तो लॉन्च व्हीकल की मदद से स्पेसक्राफ्ट भेजा जाता है, और अगर मिसाइल में लगाते हो तो मिसाइल की मदद से गोला बारूद भेजा जाता है, यानी वॉरहेड भेजा जाता है। सबको पता होगा कि जो 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 लॉन्च व्हीकल होते हैं वो कंस्ट्रक्टिव यूज के लिए होते हैं, निर्माणकारी चीजों के लिए होते हैं, कुछ ना कुछ अंतरिक्ष में अच्छा करने के लिए। और मिसाइल जो होते हैं वो डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए होते हैं, यानी खतरनाक होते हैं, दे आर डेंजरस, डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए। तो रॉकेट एक तरह के मोटर या इंजन समझ लो, इन्हीं रॉकेट मोटर या इंजन को हम लोग लॉन्च व्हीकल्स और मिसाइल्स में यूज करते हैं। लॉन्च व्हीकल में यूज करते हैं तो थ्रू द हेल्प ऑफ लॉन्च व्हीकल वी आर सेंडिंग द सैटेलाइट्स, है ना, स्पेसक्राफ्ट, वो चाहे सैटेलाइट हो सकता हो या, यानी सैटेलाइट और शटल को जिसको स्पेसक्राफ्ट कह रहे हो वो किसकी मदद से भेजा जा रहा है, लॉन्च व्हीकल की। और जो आप वॉरहेड यानी गोला बारूद कह रहे हो उसको उसको किसकी मदद से भेजा रहा है, मिसाइल की मदद से। मिसाइल हमेशा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, दैट यू ऑलवेज रिमेंबर। सीखा मिसाइल भेजते क्यों, अरे प्रभु हम अभी तुमको बोल रहे थे कि हमारा अंतरिक्ष तकनीकी रिसर्च है वो डिफेंस के साथ मिलकर काम चल रहा है, और मिसाइल प्रोग्राम भी कहीं ना कहीं इसरो और डीआरडीओ के कोऑर्डिनेशन से चलता है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए। कल को किसी देश ने हमारे देश पर हमला किया तो हमारे पास मिसाइल होगा तो वी कैन मेक अ डिफेंस अगेंस्ट देम। ये बताओ बच्चों तुम लोगों को चीजें समझ में आ गई कि नहीं। क्रायोजेनिक बाद में बात करेंगे, अभी हम कहा जगह पढ़ा रहे, तुम छतरा क्या पहुंच गए हो तुम। यही प्रॉब्लम है तुम लोगों के साथ, जितना पढ़ा रहे हो उतना ही चलोगे तुम लोग। यही नहीं पता था कि सैटेलाइट और शटल स्पेस में डिफरेंस क्या, समझ में आ गया था क्रायोजेनिक और कहां पहुंच रहे हैं। रुको, की पेशेंस। सिविल सेवा की तैयारी के लिए यू मस्ट हैव टू बी अ पेशेंट, डेफिनेटली। तनुश्री फ्लो मत ब्रेक करो, ठीक है। या तो आप ये चाहते हैं हम आप क्वेश्चन को ना देखते हुए पढ़ाएं, तब तो अलग बात है, फिर तो वो चीज नहीं रह जाएगी, ठीक है चलेगा। 100% आ रहा विषय, ग्रेट। अब सुनो बच्चा, अब सुनो, एक बात और बता दूं, एक्चुअल में कहीं कहीं पर कई कंट्रीज क्या करते हैं, लॉन्च व्हीकल की जगह, यहीं पर सुन लो, ये भी बहुत कंफ्यूज होने वाला है, लॉन्च व्हीकल की जगह वो लोग कहते हैं रॉकेट से गया है। मतलब जैसे मान लो अभी कोई मिशन, अभी आपने सुना होगा एक 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 एक, एक वो हब्बल स्पेस टेलीस्कोप को हटाकर एक नया जो है टेलीस्कोप जो लगाया गया, कोई बता सकता है उसका नाम, जिसका वीडियो मैं आजकल मैं अपलोड कर रहा हूं यूट्यूब सेशन पर। यस, जेम्स वेब टेलीस्कोप, जेम्स वेब टेलीस्कोप, जेडब्ल्यूटी कहते हैं। ये हब्बल स्पेस टेलीस्कोप का और ज्यादा बेटर फॉर्म है, कैसे करेगा इंफ्रारेड वगैरह मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो यूट्यूब सेशन पे पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना है यूट्यूब सेशन पे पढ़ाऊंगा। ये पेपर वो करंट अफेयर्स है सारा, अभी जो रिसेंटली आया है। आप में से कितने बच्चे हैं जो मेरे करंट अफेयर्स के सारे वीडियोस को देख रहे हैं, तभी मेरा क्लास बिल्कुल होगा, थंबनेल फटफट दे देना। सारे बच्चे तो जो बच्चे यूट्यूब के सारे वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है। पीडीएफ भी अपने पास रख लेते हो ना तुम लोग, पीडीएफ भी रख लिया करो डाउनलोड करके, वो टेलीग्राम पे मैं डाल देता हूं, नहीं देखा तो जाओ अपनी वजह से। मैं बोल रहा हूं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप जो होता है, इसे इसे अभी सुना होगा रॉकेट से भेजा गया। मैं वही बात कह रहा हूं कि विदेशों में अन्य कंट्री जो होते हैं लॉन्च व्हीकल जनरली यूज नहीं करते हैं टर्म, वो जनरली रॉकेट टर्म यूज करते हैं, लेकिन हम भारतीय लॉन्च व्हीकल यानी पीएसएलवी जीएसएलवी टाइप के टर्म यूज करते हैं। तो कंट्री वाइज ये नाम भी अलग अलग होते हैं, तो यू डोंट बी कंफ्यूज हियर इन दिस केस, ठीक है। याद रखिएगा, अगर अगर बोले कि यूरोपियन रॉकेट से भेजा गया तो दिमाग में सेट करना, अच्छा अच्छा वो सब लॉन्च व्हीकल टर्म यूज नहीं करते हैं, तो उनका रॉकेट समझो लॉन्च व्हीकल है जिसकी मदद से भेजा गया। लेकिन हम लोग जनरली रॉकेट टर्म नहीं यूज करते, हम लोग लॉन्च व्हीकल यूज करते हैं। ये चीज क्लियर हुआ है, थंबनेल दे दीजिएगा। ये सब बेसिक टर्म्स है दोस्त, ऐसा ना हो कि जेम्स वेब टेलीस्कोप इस रॉकेट की मदद से भेजा गया, तुमको सर मोटर कैसे गया, अरे भैया बोलो, पूरे पूरे लॉन्च व्हीकल के लिए रॉकेट भी टर्म यूज कर लेते हैं। पता नहीं था कि आप यूट्यूब पे भी, अरे भाई मेरा यही है अनअकैडमी पर कि मुझे हर महीने 20 वीडियोस करंट अफेयर्स के देने हैं, और वो करंट अफेयर्स कुछ भी देने हैं तो कुछ भी देने हैं, तो हमने दिमाग लगा लिया करंट अफेयर्स होगा वो यूट्यूब पे दे दो, और करंट अफेयर्स के लिए है ना 20 वीडियोस हर महीने दे देंगे, तो जो भी साइंस सेंटिक और करंट है अच्छा खासा टॉपिक वही कवर हो जाएगा, हर महीने 20-25 टॉपिक। इसको 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 शेयर कीजिए, वीडियो को डाउनलोड करके रख लीजिए, पीडीएफ को भी सेव करके रख लीजिए, आपके सारे काम आएगा। करीब 20 वीडियो हमारे बन चुके हैं, 20 वीडियो, इस महीने का कोटा पूरा हो गया दिसंबर का, 20 वीडियोस आते हैं। नेक्स्ट मंथ में फिर नए, जैसे जेम्स वेब है, अभी वो आज बना दूंगा या अगले वाले मंथ में दे दूंगा, क्योंकि ये नया करंट अफेयर्स है दोस्त। आप गलत कर रहे हैं, मुझे सुनने के बाद, मुझे पढ़ने के बाद अगर करंट अफेयर्स भी अपडेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत कम है, लेकिन यू पीपल कैन नॉट मिस दिस करंट अफेयर्स। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप इज देयर, एवरीबॉडी लिसनिंग। आपको पढ़ाऊंगा मैं डब्ल्यू फर्स्ट, जेम्स वेब, हब्बल स्पेस टेलीस्कोप, ऐसा कुछ टेलीस्कोप आई डिस्कस विद यू हियर गाइस। अब हमारा बेसिक पार्ट कवर हुआ, अब हमारा बेसिक पार्ट कवर हुआ, और मुझे चाहिए सिर्फ 1 मिनट का ब्रेक, ओनली 1 मिनट का ब्रेक।
चलिए, पीडीएफ शेयर ना करना, धरे जाओगे तो कितने जो तुम लोग पीडीएफ शेयर करते हो। बाद में बात करेंगे क्वेश्चन, मुझे पता है कि क्वेश्चन मेरे को आपके साथ डिस्कस करना है। अब सुनो, अब हम बात करते हैं ऑर्बिट्स के बारे में, वही ऑर्बिट जहां पर हम सैटेलाइट्स को भेजते हैं, जो कम इन द नेक्स्ट हेडिंग ऑर्बिट्स। सो कम इनटू द नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट्स। चलिए अब हम बात करते हैं ऑर्बिट्स के बारे में। ऑर्बिट का मतलब हो गया कक्षा, जिस कक्षा में हम किसी सैटेलाइट्स को रखते हैं। आज ऑर्बिट्स का कंसेप्ट पूरा नहीं होगा, ऑर्बिट्स के लिए आपको एक दिन और मुझे सुनना होगा। देखिएगा, आज तुम लोगों में एक नए लुक में नहीं दिख रहा ना, जब तुमने बोला भी नहीं है तो मतलब क्या हो यार, परिवार के सदस्य बोलते हो, किसी ने नहीं बोला कि सर आज आप एक नए लुक में दिखते हो। अच्छा, अब स्मार्ट दिख रहे हैं चश्मे में, मतलब मैं ऐसे ही कह रहा था कि थोड़ी मेरी तारीफ कर दो। अब बुढ़ापे की तरफ जा रहे हो ना, तो आंखों की रोशनी रोशनी यार अब कम हो रही है। मैं तो सोचा तुम्हारे बच्चों को पढ़ाऊंगा, अब देखते हैं, तो दिखेगा तब तो पढ़ाएंगे। अच्छा चलो ठीक है, बच्चों मैं पता है तुम लोग मेरी खिंचाई कर रहे हो, पता है मुझे, चलो ठीक है। मैं ऐसे ही होते हैं छोटे छोटे घर में होते हैं ना, तो बच्चे टाइप के, वो बड़ों की ऐसी खिंचाई करते हैं, लल्लू लग रहा है, ऐसी तारीफ कर देते हैं और अंदर ही अंदर है लल्लू कहेंगे, है ना। तो मैं तुम लोग की डिंपल में आज रौनक, अरे बदमाशी। खुराफात, कहाँ का तुम लोग ध्यान देते हो यार। डिंपल में हंसना मना कर दूंगा। चलो ठीक है, सो क्यूट है ना। अच्छा चलो आ जाओ, ले लो मजे लेते हो, ले लो, सीधा साधा आदमी है, ले लो मजे ले लो। ऋतिक रोशन लग रहे हो। अब हो गया, चलो हो गया। अच्छा ऑर्बिट पे आते हैं। अच्छा ऑर्बिट्स देखो, देयर आर टू पैरामीटर्स फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। सो देयर आर टू पैरामीटर्स फॉर द स्टडी ऑफ, लिखो देयर आर टू पैरामीटर्स फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्बिट। सो हम टू पैरामीटर्स के बेस, जैसे हम आपके बोर्ड पे लिख रहे हैं ना, ठीक है, जैसे हम बोर्ड पे लिख रहे हैं ना उसी तरह का टू पैरामीटर्स, ठीक है, टू पैरामीटर्स। सो टू पैरामीटर्स फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्बिट। देखो प्रियंका मुझे कितने साल के हो, ये सब कोई क्वेश्चन होता है, लेकिन सुनो मैं लड़का हूं, मैं बता सकता हूं, लड़कियां जल्दी नहीं बता रही। मुझे अभी भी याद है, मैं 18 साल की उम्र से आईएएस के लिए पढ़ाना शुरू किया था, जोड़ लेना। एट द एज ऑफ 18 आई स्टार्टेड टू टेक द क्लासेस फॉर आईएएस, ठीक है। और मैं दिल्ली में आया था उसी साल में, मैं आईएएस के लिए पढ़ा रहा था। और पढ़ाते पढ़ाते आज मेरे एक्सपीरियंस कितने हो गए, टेल मी। 18 साल, देखो आपको अकेडमी में लिखा 18 साल। तो 18 साल से पढ़ाना शुरू किया, 18 साल पढ़ाता गया, आज कितने साल का हो गया, 37 पूरा हो जाऊंगा मैं। तो ये है मेरी उम्र। चलिए, मतलब मैथमेटिक्स तुम लोग की कितनी अच्छी है, ठीक है। कोई नहीं, अभी तो सेंचुरी मारूंगा, अभी तो अच्छा खासा टाइम है। चलो या 2 दिसंबर, तुमको ये भी पता है कि मेरा बर्थडे का डेट क्या है? माय मॉम इज सेम। खुराफात है, 2 दिसंबर अभी गया, हाँ गया, हो गया। चलो अब सुनो, ऑर्बिट के टू पैरामीटर से बेस पे हो गई बात है ना, हो गया रिफ्रेशमेंट का। ऑर्बिट के दो पैरामीटर्स हैं, टू पैरामीटर से बेस पे हम लोग ऑर्बिट की बात करेंगे। पहला ऑर्बिट का पैरामीटर जो है, कम हियर, स्टडी ऑफ ऑर्बिट ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस। जैसे मैं बोर्ड पे बना रहा हूं वैसे ही बनाना है, क्योंकि ना तो इन दोनों का रिलेशन है जो मैं आपको बता रहा हूं। डिस्टेंस, द वन साइड इज ऑर्बिट का डिस्टेंस एंड सेकंड साइड इट इज अ पोजीशन, सेकंड साइड इज अ पोजीशन ऑफ ऑर्बिट। सो एक है डिस्टेंस ऑफ ऑर्बिट, सेकंड इज अ पोजीशन ऑफ ऑर्बिट। डिस्टेंस ऑफ ऑर्बिट में जो मैं चीजें लिखना जरा देखना, हम डिस्टेंस के बेस पे दूरी के आधार पर किसी कक्षा को कैसे स्टडी करते हैं। हिंदी वालों, हिंदी टर्म यूज कर लेता हूं, लिख लिया करो। डिस्टेंस के बेस पे जो ऑर्बिट होते हैं उनको हम लोग 3 टर्म्स में यूज करेंगे। द वन इज कॉल्ड एज लियो, second is called as Mio, third is called as Geo, and fourth is called as Hio, तो लियो हो गया, मियो हो गया, जियो हो गया और हियो हो गया। यू पीपल रिमेंबर दिस 4 टर्म्स, लियो, मियो, जियो एंड हियो। ओके फाइन, ये डिस्टेंस वाइज हो गया। पता लियो किसको बोलते हैं? लियो इज द लो अर्थ ऑर्बिट, लियो इज द लो अर्थ ऑर्बिट। यहां भी कुछ लिखेंगे, दोनों को रिलेशन है, ध्यान रखना। मियो जो होता है उसे कहते हैं दोस्त मीडियम अर्थ ऑर्बिट, मियो इज कॉल्ड मीडियम अर्थ ऑर्बिट। जियो इज कॉल्ड एज अ जियोस्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। एक्चुअली मैंने अभी ना अनअकैडमी में एक वीडियो देखा था, एक सर थे, काफी अच्छा पढ़ाते हैं, उन्होंने थोड़ा ऑर्बिट का कांसेप्ट जो बताया था वो मेरी बुक से लिया था, लेकिन उसमें जो समझाया था वो गलत समझाया था। मैं भी उसको समझाता हूँ आपको, पर ये सब उनको कुछ बोलना नहीं प्लीज, है ना। मैं उसको समझाता हूँ, उसमें कुछ गलती हुई थी। जियोस्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, और अगला है जो इज अ हाई अर्थ ऑर्बिट। फालतू बात नहीं है ना, नाम हमने हाई अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, किसी का नाम नहीं, थोड़ी गलती हुई थी, है ना। चले, यही प्रॉब्लम है आपके अनअकैडमी, पता है 70% टीचर्स जो हैं द अर्लियर दे वर माय स्टूडेंट्स, ठीक है, पर अभी भी देखो उनके कांसेप्ट्स क्लियर नहीं है। पर चलो कोई बात नहीं, यही दिक्कत है ना, गुरु से दूर हो जाते हैं, सोचते हैं गुरु भी वही पढ़ा रहे हैं, मैं भी पढ़ा रहा हूं, तो कंपटीशन करने लगते हैं। गुरु से कभी कंपटीशन नहीं करना चाहिए। लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, जियोस्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट, ये 4 ऑर्बिट हैं, ठीक है, ठीक है, ये 4 ऑर्बिट हैं। तो याद रखना लियो, मियो, जियो एंड हियो।
वहीं पर अगर आप पोजीशन के बेस पे जाओगे, समझो पहले मैं ना कुछ लिस्ट बना देता हूं, फिर इनको हम समझाते हैं। पोजीशन के बेस पे जो सैटेलाइट्स होती हैं, दिस इज द पोलर ऑर्बिट, दिस इज द पोलर ऑर्बिट। पोलर के बाद जो दूसरा होता है, दिस इज कॉल्ड एज इंक्लाइंड ऑर्बिट। इंक्लाइंड ऑर्बिट को ही हम लोग कहते हैं दोस्त ट्रांजिशनल ऑर्बिट भी। इंक्लाइंड ऑर्बिट को ही हम लोग इसे ट्रांजिशनल ऑर्बिट भी कहते हैं। और तीसरा जिसे हम कहते हैं इक्वेटोरियल ऑर्बिट, द थर्ड वन इज कॉल्ड एज इक्वेटोरियल ऑर्बिट। थर्ड वन इज कॉल्ड एज इक्वेटोरियल ऑर्बिट। ओके, तो तीन पोजीशंस होते हैं, द वन इज द पोलर, द सेकंड इज इंक्लाइंड एंड ट्रेडिशनल, एंड थर्ड इज द इक्वेटोरियल। ठीक है, ये तीसरा होता है इक्वेटोरियल। ठीक है, यानी इसको आप ध्रुवीय कक्षा बोल सकते हो, इसको संक्रमण कक्षा बोल सकते हो, इसको विषुवतरीखीय कक्षा बोल सकते हो इक्वेटोरियल को। इसको कम दूरी की कक्षा, इसको मध्यम दूरी की कक्षा, इसको भूस्थितिक कक्षा, इसको अधिक दूरी की कक्षा। हिंदी वालों एक बार नाम बोल दिया। तो ये आपको मैंने एक जगह डिस्टेंस वाइज स्टडी ऑफ ऑर्बिट लिखा, दूसरा पोजीशन वाइज स्टडी ऑफ ऑर्बिट लिखा। आप हर जगह पर ऑर्बिट ऑर्बिट लगा देना, पोलर ऑर्बिट, ट्रांजिशनल ऑर्बिट, इक्वेटोरियल ऑर्बिट। अब बात होती है कितनी डिस्टेंस पे, कितनी डिस्टेंस से हम बोलते हैं कि ये जो सैटेलाइट है, ये जो सैटेलाइट है वो लियो पर है। इसकी डिस्टेंस होती है 50 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर तक। 50 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर तक की डिस्टेंस के जो सैटेलाइट्स होते हैं, दे आर कंसीडर एज अ लियो। समझिएगा, 5000 से लेकर लगभग 20000 किलोमीटर तक, जो मैंने अपनी बुक में भी लिखी है ना। 20000 के पीछे लिखने के पीछे कुछ कारण है जो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। 5000 से लेकर 20000 किलोमीटर तक के डिस्टेंस में मियो होता है। जियो जो होता है उसकी डिस्टेंस करीब करीब फिक्स होती है, इसमें रेंज नहीं होता। इट इज अप्रॉक्स 36,000 किलोमीटर डिस्टेंस। सो अप्रॉक्स 36,000 किलोमीटर डिस्टेंस, अप्रॉक्स 36,000 किलोमीटर डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस अर्थ के सरफेस से होता है वो जियोस्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट होता है। और जो हाई अर्थ ऑर्बिट आता है, यहाँ पर जो डिस्टेंस होता है वो 36,000 के ऊपर आता है दोस्त, 36,000 के ऊपर आता है, वो हाई अर्थ ऑर्बिट होता है। ओके, सो लियो ऑर्बिट क्या हो गया, 50 से लेके 2000 किलोमीटर की हाइट पे लियो ऑर्बिट होता है। मियो ऑर्बिट जो होता है वो 5000 से 20,000 ऑर्बिट के लिए होता है, किलोमीटर की डिस्टेंस पर होता है। जियो जो होता है उसकी डिस्टेंस फिक्स होती है, वो होता है 36,000 किलोमीटर डिस्टेंस, अप्रॉक्स 36,000 किलोमीटर डिस्टेंस। उसका भी एग्जैक्ट वैल्यू जाओगे तो 35,868 कुछ आता है। और हियो में जब ऑर्बिट के बाहर निकल जाता है 36,000 के बाहर, तो वो हियो ऑर्बिट है। एक बच्चे ने पूछा भी है, सर वो हियो इज आउट ऑफ अर्थ ऑर्बिट। एग्जैक्टली, सिद्धिति बचा है ना, सिद्धिति। होता क्या है सुनो, जो लियो मियो और जियो है ना, ये जो लियो मियो जियो है, यहां तक अर्थ का ट्रैक्शन होता है। और अर्थ का ट्रैक्शन होता है मतलब जो सैटेलाइट है वो कहाँ है, टेल मी फास्ट, जो सैटेलाइट है वो कहाँ है, इनर ऑर्बिट में है या नहीं, इनर ऑर्बिट में है। ठीक है, कुछ बच्चे एकदम तैयार हैं, श्वेता, मनीष, समशी, बहुत बढ़िया। और वही जब आप 36,000 के बाहर निकल जाते हैं तो वो आउटर ऑर्बिट होता है। यानी कहने का मतलब है आपके इनर ऑर्बिट में लियो मियो जियो आता है और आपके आउटर ऑर्बिट में हियो आता है। कितने तरीके से ऑर्बिट को डिस्क्राइब करते हैं, कितने तरीके से ऑर्बिट को इसरो लिखते हैं, आज के बाद आई प्रॉमिस, कॉन्फिडेंस, आई प्रॉमिस, तुम्हें कभी कोई अध्यापक और कोई इसरो कंफ्यूज नहीं करा सकता, और विद्यार्थी भी, मजाक नहीं कर रहा हूं। एकदम समझ लो, एकदम समझ लो। अभी कुछ नहीं बताया, अभी तो टेक्नोलॉजी पे तुम आए ही नहीं, अभी तो तुम नाम देख रहे हो। टेक्नोलॉजी पे आओगे तो गले लगा लोगे। अभी रुको तो, ऑर्बिट इतना मजेदार टॉपिक है। और एक बात बताऊं, पता है पूरे इंडिया में ये सब चीजों को ना लोग स्किप कर जाते हैं, सिर्फ नाम बता के निकल लेते हैं। कोई नहीं बताता कि पोलर ऑर्बिट और पोलर और सिंक्रोनस में क्या डिफरेंस है, और क्यों रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के लिए पोलर और सिंक्रोनस ऑर्बिट इज द बेस्ट ऑर्बिट। आज तुम लोगों को मैं बताता हूं, ठीक है, आज तुम लोगों को मैं बताता हूं। और प्रॉब्लम क्या है, तुम लोग में से कितने लोग गधे हैं, पेपर भी नहीं देखते हैं कि यूपीएससी आज द क्वेश्चन व्हाई सैटेलाइट नॉट फॉल डाउन टू द सरफेस ऑफ अर्थ। लिटरली मैं तुम लोगों को ही गधा बोलूंगा, तुम जैसे गधों को कोई भी पढ़ा सकता है। इसलिए कह रहा हूं कि अब नहीं हो, ठीक है। हमको भी हमारे गुरुजी बहुत गधा बोले हैं, ठीक है, लेकिन हम समझ गए हैं क्यों बोले हैं, डांटे हैं, बहुत जरूरी होता है। अच्छा हुआ अपना बंधक डांटे हैं, बहुत बढ़िया किए हैं, तभी हम बाद में धीरे धीरे बेइज्जती भी हुए हैं, लेकिन समझ गए, अंत में सफल हो गए। चले, अब समझो हम एक बात बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है विशाल, आई लव यू सो मच बच्चा, ठीक है। अब सुनो, एक मिनट होगी बातचीत। एक बात बताओ, अगर हम इनर ऑर्बिट, एक बात तुम हमें बता दो, अगर इसरो, समझो, देखो तुम आंसर समझ रहे हो, अगर इसरो अपनी साइट पर लिख रहा है कि चंद्रयान हियो ऑर्बिट में है, मंगलयान हियो ऑर्बिट में गया है, अब समझ में आया क्यों लिखा हुआ है। आपके पास गूगल है, आपके पास इसरो की साइट है, खोल के देख लीजिए, उन्होंने लिखा है चंद्रयान को हियो ऑर्बिट में गया, है ना। अब किसी भी है ना हियो में गया, अब आपको एकदम समझ में आ रहा है। हियो मतलब क्या, कंसेप्चुअली हियो का मतलब आउटर, आउटर का मतलब क्या, कंसेप्चुअली 36,000 के बाहर, ही ऑर्बिट का मतलब क्या, जहां पर ग्रेविटी के बाहर। देखो कितनी बढ़िया से चीजें एक तरह से जुड़ रही हैं आपको। कभी किसी से बोलो हियो ऑर्बिट, कैसे बोलो आउटर ऑर्बिट, कैसे बोलो 36,000 के बाहर, आदमी कहता एक के बोलो तुम खुद ही कंफ्यूज हो, तुमको कह रहे तुमको बेसिक नहीं पता, हियो ऑर्बिट का मतलब ये और इसका मतलब ये। प्रॉब्लम यही है, बेसिक ना होने से अदजल गगरी छलकत जाए, हिंदी में यही कहावत है। तुम्हारा अपना कोई वजूद ही नहीं है। अब कभी कंफ्यूज ना होना मित्र, याद रखना, ग्रेविटी जब 36,000 के बाहर निकल जाएगा 36, तो क्या ग्रेविटी, अभी वो चीजें और क्लियर कर दूंगा, रुको अभी बच्चा। अब सुनो, पोलर का क्या मतलब होता है मैं बताता हूं, मेरी तरफ देखो, ये देखो, ये ग्लोब है जो मैं लेकर आया हूं आज। मैं बोला था थोड़ा ग्लोब का काम चलेगा, क्योंकि हम तुम लोग को टाइम पास कराने नहीं आए हैं, ठीक है, हमको समझाना है तुम लोगों को, ठीक है।
और हम एक काम करते हैं, ये आफ्टर सेव का मुझे ढक्कन मिल रहा है और तो कोई कैप मुझे दिख नहीं रहा है, हंसना वसना नहीं भाई तुम लोग, ठीक है। सर भी क्या क्या एग्जाम्पल है, ये देखो, अब देखो तुम एकदम ग्लोब को दिख रहा है बच्चों, ठीक है। हम तुमको समझाने जा रहे हैं, हमारा चेहरा नहीं देखना है, ठीक है। एकदम देखिए आप लोग क्या क्या हो रहा है। हम तुम लोग को दिखा रहे हैं ग्लोब, ठीक है। ग्लोब पे तुम लोगों को देखो, बहुत मन से पढ़ाने वाले अध्यापक हैं, ठीक है। आप भी बहुत मन से पढ़िएगा, मजा तभी आएगा, ठीक है, टाइम पास नहीं। ये देखिए, ये ग्लोब है मित्र, ठीक है। सबको पता है ये पोल है, ये पोल है, ये नीचे पोल है, ये भी पोल है ना, सबको पता है ये पोल है ऊपर और ये भी पोल है, पोल पोल, ठीक है। ये क्या, जल्दी बताइए क्या है, जल्दी बताइए क्या है ना। बोलना सर आफ्टर सेव वाला उसका ओल्ड स्पाइस वाला कैप है सर, फालतू बात नहीं, ठीक है। बहुत बढ़िया रेहान, बहुत सही बोले हो, ये सैटेलाइट है। आपको फील करना है कि ये सैटेलाइट है। ये क्या है दोस्त, सैटेलाइट है, ठीक है, सैटेलाइट है। अब जरा इधर देखो, ये सर इधर देखो, मैंने कहा ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ है, एकदम देखो अर्थ। वैसे ये क्लास में बोर्ड पे लेता तो और मजा आता है। ये अर्थ है। अगर सैटेलाइट इस डायरेक्शन में घूम रहा है, यूं यूं यूं, तब ये पोजीशन कौन सा हुआ मित्र, ये पोजीशन हुआ पोलर। If satellite is moving in the direction of pole to pole, pole to pole, pole to pole, this is called polar orbit. थोड़ा मैं पीछे हो जाता हूँ, this called as a polar orbit. समझना दोस्त, मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूँ, ठीक है, मुझे समझाना है। तो अगर satellite is moving in this direction, then it is called as a polar orbit. अगर कोई सैटेलाइट इक्वेटर, दिस इक्वेटर एवरीबॉडी नो, दिस इक्वेटर, अगर इक्वेटर के ठीक सीध में हो ऐसे, और सैटेलाइट यहाँ पर हो और ऐसे घूम रहा हो, यहाँ पर घूम रहा हो, तो व्हाट यू विल कॉल, दिस इज कॉल्ड इक्वेटोरियल, ग्रेट। इसको बोलो कि इक्वेटोरियल पोजीशन वाइज। और इंक्लाइन क्या होता है, अगर इन दोनों के बीच में इस तरह का कोई भी एंगल हो, इस तरह का कोई भी एंगल हो, इस तरह और इसी तरह का क्यों एंगल, अब इधर भी ले लो, इस तरह का कोई भी एंगल हो, इस तरह की कोई भी एंगल, इस तरह की कोई भी एंगल हो, ये क्या कहलाएगा, बीच वाला, इंक्लाइंड एट अ डिस्टेंस। अब मेरे ख्याल से आपको कभी भी पोजीशन वाइज कभी बोले पोलर ऑर्बिट, दिमाग में अच्छा कुछ पोल से ही घूम रहा है, इक्वेटोरियल, अच्छा कुछ ना कुछ लाइव प्लेन के इक्वेटर के ठीक सीध में कहीं है और वहां से उसके चारों तरफ घूम रहा है, लाइव प्लेन ऑफ इक्वेटर, इक्वेटोरियल, और इसके बीच का कोई भी कोड हो, हिंदी में कहते हैं कोड, कितने भी अंश का कोड हो या इंक्लाइंड हो, कोई एंगल हो, तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, इंक्लाइंड या ट्रांजिशनल कहलाता है, भूलना नहीं आगे से। अब सुनो, यहाँ एक बात मैं बता रहा हूँ, एक्चुअल में जो पोलर सैटेलाइट होते हैं ना, ये वाले, ये जो पोलर होते हैं ना, ये एक्चुअल में लियो पर ही होते हैं, इनकी हाइट ज्यादा नहीं होती। कहने का मतलब मान लो ये ऑर्बिट है, तो पोलर सैटेलाइट्स होते हैं, तो जनरली अर्थ के सरफेस से 50 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर किसी के बीच में होकर घूमते हैं, ऐसे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि पोलर पोजीशन पर सैटेलाइट की डिस्टेंस कितनी होती है। अब मुझे लगता है किसी को कोई डाउट होने वाला है, पीआर, ठीक है बच्चा, अच्छे समझ में आया। मैं भी पूरी कोशिश कर, याद रखना, मैं अपना पूरी कोशिश कर रहा हूं, आप भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे। झूठ बोलने वाले लोग मुझे पसंद नहीं है। ओके, और समझना, जो इंक्लाइंड वाले होते हैं दोस्त, वो 5000 से 20000 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं, और जो इक्वेटोरियल होते हैं वो 36000 की दूरी पर होते हैं, लगभग 36000 की दूरी पर होते हैं फ्रॉम द अर्थ सरफेस। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर किसी भी डिस्टेंस पे जा सकते हैं, 50 से 2000 में, बताऊंगा कैसे। यहाँ पर किसी भी डिस्टेंस में जा सकते हैं, 5000 से 20000 में। यहाँ फिक्स डिस्टेंस होता है 36000 में, और ये तो ऑर्बिट के बाहर निकल गए। यहाँ पर तो कोई ऑर्बिट की पोजीशन क्या है, यहाँ तो जिस दूसरे के लिए भेज रहे हैं उसकी पोजीशन में बात की जाएगी, यहाँ जिस दूसरे की पोजीशन में भेज रहे हैं उसके लिए बात की जाएगी। ओके, अब आप सबको समझ में आ गया कि सर अगर पोलर पोजीशन में पोलर ऑर्बिट में सैटेलाइट रखा गया है, तो पक्का उसका डिस्टेंस जो है वो 50 से 2000 के बीच ही होगा। यही साइंस है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, रटना नहीं है साइंस। आप इसमें ना फालतू काम कर, मैंने देखा बच्चे क्या करते हैं, पोलर कंफ्यूज हो जाओगे। ये लॉजिक बना लो जो मैंने बना दिया। अब तुम में से कोई भी व्यक्ति, कोई भी विद्यार्थी, किसी भी को इन चीजों को समझने में दिक्कत नहीं होगी। फिर वही बात बोलूंगा, आप लोगों ने इस सब्जेक्ट को ना कचड़ा बना लिया था। मुझे दिखता है यूट्यूब पे सारी वीडियोस, कचड़ा बना रखा है। इतना मजेदार सब्जेक्ट है, इसमें इतना रस है, इसमें इतनी एनर्जी है, इतना खूबसूरत ये सब्जेक्ट है, इसको आप लोगों ने कचड़ा बना दिया है। मार्केट में हर टीचर, मार्केट में हर कोचिंग वाला इसको कह के, और यूट्यूब पे भी जितने भी यहाँ पे भी हैं, ये पढ़ लो, वो निकल जाता है, कुछ नहीं, इसको भी ढंग से पढ़ो, बहुत मजेदार चैप्टर है। अब श्वेता ये सब नाम मत लो बच्चा, है ना, किसी का भी, आप किसी भी टीचर का नाम यहाँ नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो हमारी ही कम्युनिटी है। और आपको पता है कि भारत में हम लोग कभी किसी अध्यापकों की बदनामी नहीं करते हैं, हम लोग का ये संस्कार है, चलेगा, चाहे कुछ भी कैसा भी रहा हो, वी पीपल नेवर डू इट। हम अपने संस्कार को नहीं भूलेंगे। भगवान से भी ऊपर दर्जा अध्यापकों का दिया गया है। हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हम दूसरों की बात कर रहे हैं, ठीक है, चलिएगा। अब सुनिए, अब बहुत होगी बातचीत, थोड़ा और धीरे अगले कंसेप्ट पर आते हैं। आप में से किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि सर ये बताओ कि इसके बीच में क्या करते हैं, इसके बीच में क्या करते हैं सर, इसके बीच में क्या करते हैं। एक लाइन में सुन लो, यहाँ सैटेलाइट नहीं रखते हैं। क्या करते हैं, मैंने पूछा तब तुम लोगों ने पूछा। ये डिस्टर्बेंसेस जोन होता है, यहाँ पे सैटेलाइट्स के सिग्नल और इंक्लिनेशन अच्छे नहीं होते, बस ऐसे जानो कि यहाँ पे ठीक नहीं है, नहीं होता बस। अब इंक्लिनेशन एंगल नहीं बनता, झुकाव कोण ठीक से नहीं आता, यहाँ पे सैटेलाइट से डिस्टर्बेंसेस होते हैं, वो कौन से जोन होता है उस पर बात नहीं करेंगे। बस ये जान लेना कि यहाँ सच में यहाँ नहीं रखते हैं। कुछ स्टेटमेंट मैं दे रहा था, अगर समझ गए तो ठीक है, नहीं आया तो कोई जरूरत भी नहीं है। यू आर गोइंग फॉर सिविल सर्विसेज, यू आर नॉट अ स्पेस साइंटिस्ट। आपको लग रहा हो जब एनर्जी पढ़ा रहा हूँ, लग रहा होगा एनर्जी वाला साइंटिस्ट हूं मैं। अब लगेगा भी कि मैं स्पेस साइंटिस्ट हूं, मेरे से ही नरेंद्र मोदी जी पूछकर, इसरो के सीवन पूछ के गगनयान भेज रहे हैं, आपको भी लगेगा ऐसा, पर ऐसा नहीं है। वो तुम्हें पढ़ाता है ऐसा हो कि आप उसमें डिजॉल्व हो जाते हैं, खो जाते हैं, है ना। चलिएगा,
अब भाई अब मैं आपको इस कंसेप्ट पे भी फिर थोड़ी देर बाद ले जाऊंगा। अगली हेडिंग छोटी सी लिखेंगे, व्हाई सैटेलाइट नॉट फॉल डाउन टू द सरफेस ऑफ अर्थ, 2011 प्रीलिम्स। व्हाई सैटेलाइट नॉट फॉल डाउन टू द सरफेस ऑफ अर्थ, कम हियर द नेक्स्ट टॉपिक। अब इस पर फिर लौट कर आएंगे। ये लिख लिया आप लोगों ने बच्चों, ये आपने लिख लिया ना, आप सबने लिख लिया ना, ठीक है बच्चा आगे बढ़ो। अब मैं यहाँ पे आप लोगों से बात करने वाला हूँ, इधर आओ। मैंने कहा ये बताओ, जब हम लोग सैटेलाइट के बारे में बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे व्हाई सैटेलाइट नॉट फॉल डाउन टू द सरफेस ऑफ अर्थ। व्हाई सैटेलाइट नॉट फॉल डाउन टू द सरफेस ऑफ अर्थ, नॉट फॉल डाउन टू द सरफेस ऑफ अर्थ। यहां पर काफी कंफ्यूजन है, यहां पर काफी कंफ्यूजन है। Why satellite not fall down to the surface of Earth? ये क्वेश्चन यूपीएससी 2011 के प्रीलिम्स में आया है, बट स्टिल पीपल आर नॉट डिस्कसिंग विथ यू, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एकदम गलत है, बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटी। Why satellite not fall down to the, एकदम गलत है, एकदम गलत है, एकदम गलत है, एकदम गलत है, 500% गलत है। सुनिएगा पहले जरा समझिएगा होता क्या है। इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम लोग केमिस्ट्री पे जाते हैं, रसायन विज्ञान में। रुकिए, धीरे धीरे चलते हैं, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। हमसे पढ़ रहे हैं, ठीक से पढ़िए। प्लस क्लासेस में मुझे कोई लिमिट्स नहीं दी गई है, 10 घंटे में खत्म करना है, 20 घंटे में खत्म करना है। तो मैं प्लस क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि किसी बच्चे की एक भी चीज बचने जाए। बायोटेक पे भी जब जाऊंगा, 6 क्वेश्चन आए इस साल 2021 में, एक भी क्वेश्चन मैं नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी आदत है। और आप लोगों ने एनर्जी चैप्टर में देख लिया है कि मैं झूठ नहीं बोलता। और आप सब ने सिर्फ इतना नहीं था कि बहुत इंटेलिजेंट, आपने सिर्फ मुझे सुना है और आप उस कॉन्फिडेंस पे अपने आप आ गए हैं। लेकिन हाँ, उसके घर में पढ़ा है, बुक को ले जाके पढ़ा है। समझो, इसको समझाने के लिए मैं आपको केमिस्ट्री पे लिए चलता हूँ। केमिस्ट्री में हम लोग बचपन में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते थे, जब हम लोगों को टीचर ने 9th 10th में पढ़ाया था। उसमें क्या होता था, टीचर कहता था बच्चों जानते हो ये क्या है, वो बोलते थे बच्चों ये अर्थ है, सॉरी ये न्यूक्लियस है। क्या कहते थे, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज होता है। फिर कहते बच्चों जानते हो ये पहला ऑर्बिट है, जिसको वो लोग बोलते थे के है, याद आ रहा है, के है, पहला ऑर्बिट है। और पहले ऑर्बिट में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है। और फिर गुरुजी हमको बोले बच्चा जानते हो ये ना निगेटिव चार्ज होता है, और ये पॉजिटिव वाला न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होता है अपनी तरफ, लेकिन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे नहीं गिरता है। फिर गुरुजी कहते हैं अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है तो वो इलेक्ट्रॉन अगले ऑर्बिट में जाता है रहने, और उस ऑर्बिट का नाम तुम लोग में से काफी लोग लिख रहे हो सर वो एल बोले थे गुरुजी। हाँ मेरे गुरुजी एल बोले थे। और फिर बोले जानते हो दूसरे वाले ऑर्बिट में कुल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 मैक्सिमम 8 होते हैं। फिर गुरुजी बोले कि इलेक्ट्रॉन फिर माइनस चार्ज है और न्यूक्लियस फिर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन वहीं पड़ा है, न्यूक्लियस पे नहीं गिर रहा। फिर गुरुजी कहते थे जानते हो और अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो अगले ऑर्बिट में जाएगा। स्कूल टाइम में देखो हमको ऐसे बोलते थे गुरुजी, अगर इलेक्ट्रॉन और होगा उसकी उससे ज्यादा संख्या हो नहीं सकती तो अगले ऑर्बिट में जाएगा, अगले ऑर्बिट में जाएगा। यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 हो सकती है। फिर गुरुजी कहते थे मान लो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे करते करते गुरुजी 18 इलेक्ट्रॉन बना देते थे। और फिर कहते थे इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिव चार्ज है। फिर गुरुजी कहते थे कि न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को भी खींच रहा है। फिर कहते थे जानते हो ये इलेक्ट्रॉन वहां पे नहीं गिर रहा है, जबकि न्यूक्लियस इस वाले इलेक्ट्रॉन को इस वाले इलेक्ट्रॉन को इस तीनों को खींच रहा है। तो फिर गुरुजी कहते थे क्यों। उसी कंसेप्ट को मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ मित्र, समझो। उसी कंसेप्ट को मैं समझा रहा हूँ कि इसको न्यूक्लियस मत समझो, है ना, इसको इलेक्ट्रॉन मत समझो। अब तुम लोग एक काम करो, इसको अर्थ समझो। इसको क्या समझो, अर्थ। और ये अर्थ से एक डिस्टेंस ए है जिस पर एक सैटेलाइट है ए, और जिसकी डिस्टेंस है 50 किलोमीटर। समझो, ये अर्थ से एक डिस्टेंस है बी जहां पे एक सैटेलाइट है जिसकी डिस्टेंस है 5000 किलोमीटर। एकदम देखो बस, ये है सैटेलाइट सी अर्थ के सरफेस से जिसकी डिस्टेंस है 36,000 किलोमीटर। अब समझ में आया। अरे सर आपने तो वही किया, एक लियो वाला पोलर पे सैटेलाइट रख दिया, एक मियो वाला इंक्लाइन पे सैटेलाइट रख दिया, और एक जियो वाला आपने जियोस्टेसी या जियोस्टेसी वाले पे सैटेलाइट रख दिया। आपने उसी केमिस्ट्री के कंसेप्ट को खट से मोड़कर और उसी से उठाकर खट से आपने सैटेलाइट और अर्थ बना दिया। और आप ये भी समझ गए, अच्छा सर कहीं ना कहीं जो केमिस्ट्री वाला लॉजिक था वही लॉजिक यहां पर भी आएगा। एग्जैक्टली द सेम लॉजिक विल आल्सो कम हियर एट दिस प्लेस। क्या है वो सेम लॉजिक, मैं बताता हूं। जो मैंने फिगर बनाया है, यू पीपल ड्रा दिस एज सून एज पॉसिबल, ड्रा दिस, जाना नहीं कहीं। जल्दी बनाओ और थंबनेल दो। 100 बच्चे देते हो, आगे बढ़ते हैं। अभी तो क्वेश्चंस हुए हैं, आंसर्स तो हुए ही नहीं। आंसर्स अब करेंगे, अब करेंगे। नाउ यू लिसन दिस ऑल द आंसर्स। ओके कम सुनना। मैंने क्या किया, मान लो एक अर्थ, समझना मैंने क्या किया, मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, उस प्रैक्टिकल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझना मैंने क्या किया कि एक मान लो ये एक अर्थ है। मैंने कहा मान लो दोस्त ये एक अर्थ है ना, ये अर्थ है, ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है, दिस इज द अर्थ। मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, सब मुझे आंसर देंगे। इस प्रैक्टिकल में ये मेरा कॉपीराइट है। कॉपीराइट मतलब मेरा तरीका जिससे मैं समझा रहा हूँ, ठीक है।
इसको कोई कॉपी करेगा, समझ जाना, ठीक है। ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर मान लो मैं खड़ा हूं, ये मैं हूं, इमेजिन करो ये मैं हूं, और मेरे हाथ में एक बॉल है, और मेरा हाथ और अर्थ की दूरी जो वो 50 किलोमीटर की है। कितनी है? 50 किलोमीटर की दूरी है। मैं इस कैप को ले रहा हूं और इसको बहुत तेजी से फेंक रहा हूं। कितनी तेजी से फेंक रहा हूं? सपोज 3 किलोमीटर पर सेकंड। क्या स्पीड हुई है? 3 किलोमीटर पर सेकंड। देखो बॉल कैसे जा रही है। जब मैं इस बॉल को 3 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक रहा हूं, एवरीबडी वॉच्ड इट। समझा तो मैं ले जाऊंगा, कोई भी इधर उधर नहीं जाएगा। ठीक से बैठो तुम लोग, लेट तो नहीं बता रहे हैं, सैचुरेशन में जा रहे हो, ठीक से बैठो सब लोग, ठीक से बैठो, ऐसे ऐसे एकदम तान के, हमको तो ऐसे करना पे लिखना है, ठीक है, ऐसे तान के बैठो, एकदम ऐसे, ठीक है, एकदम तान के बैठो। चलिए तरफ हम अब ये कह रहे हैं मित्र, जब ये बॉल सीधी जाती है, देखो कितनी स्पीड से फेंकें, जल्दी बोलो, कैसे कैसे कैसे? 3 किलोमीटर पर सेकंड। 3 किलोमीटर नहीं दोस्त, 1 सेकंड में 3 किलोमीटर। तो बॉल देखो कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, 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 जा रही है। अरे ये तो गिर गया, ओ माय गॉड। तो सर आप ये कह रहे हैं कि जब हमने 3 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका तो बॉल एक निश्चित समय तक सीधी गई, सीधी गई, सीधी गई, सीधी गई, सीधी गई, सीधी, उसके बाद गिर गई। लेकिन सुनो, हमको तो बॉल सीधी रखनी है ना। अब बोलो हम क्या करें, जल्दी बोलो हम क्या करें। What we should do to make this ball straight? Should not come fall down towards earth. मुझे क्या करना होगा? ओ वाओ, रेहान ने बोला, मनीष ने बोला, सर एक काम करो, स्पीड थोड़ा बढ़ा दो। बहुत सही, आप जा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब भी आप पकड़ लिए हैं। इसे तो 3 से फेंके हैं तो बॉल कुछ तक सीधी जा रही है। अगर थोड़ा और तेज से फेंक दो, मतलब चलो मैं 5 किलोमीटर की पर सेकंड की स्पीड से फेंकता हूं। सब बच्चे बहुत सही आंसर दे रहे हैं, बहुत सही। आपकी फ्रीक्वेंसी मेरी फ्रीक्वेंसी मिल गई है, इसीलिए तुम लोग हमको झेल रहे हो, है ना? इसीलिए तुम लोग झेल रहे हो ना, फ्रीक्वेंसी मिल गई है। हाँ देखो, कोई नहीं बोला नहीं सर, नहीं झेल रहा है सर। देखो देखो देखो, लिख दिया सर, देखो सब लिख दिया सर, यही इज्जत है हमारी। तो हम 3 किलोमीटर को 5 किलोमीटर से फेंक रहे हैं ना। किससे फेंक रहे हैं? 5 किलोमीटर पर सेकंड। 5 किलोमीटर, ये बॉल स्ट्रेट जा रही है, 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 जा रही है। अरे ये देखो, अरे ओ माय गॉड यार, ये तो 5 किलोमीटर भी पर सेकंड से गिर गया। अब क्या करें, आप बताओ। अरे सोनू 11.2 से फेंक दोगे निकल जाएगा पृथ्वी बाहर। कर क्या रहे तुम सोनू? ओ माय गॉड। अच्छा अब क्या करें यार, ये तो 5 में भी गिर गया। अच्छा तो और बढ़ा दें? अच्छा ठीक है, सुनो एक काम करते हैं, हम 7.9 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकते हैं। स्पीड फर्दर। अच्छा वो हो तो एकदम तुम लोग साइंटिस्ट बन गए, वैज्ञानिक बन गए तुम लोग। तो कल तो तुम गगनयान तो तुम ही भेजने जा रहे थे। रुको भी, स्पीड बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, इसको स्पीड बढ़ा के 7.9 कर दें। 7.9 कर दें किलोमीटर पर सेकंड। बोलो यस। सोच रहे हैं सर, जो हम बोल दिया करो यार, है ना? अच्छा अब हम इसको 7.9 से फेंक रहे हैं। 7.9 से बॉल जा रही है, 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 अरे 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 माय गॉड। यानी जब मैंने इसको 7.9 किलोमीटर पर सेकंड बल्ले भी नहीं गिरा। लो हे प्रभु। अब तुम लोग पहुंचे कि सर इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं किसी निश्चित हाइट पर किसी सैटेलाइट्स को एक पर्टिकुलर स्पीड से अगर फेंका जाए, ये लगाया जाए, तो वो सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में घूमता रहता है, वो कहीं इधर उधर नहीं जाता है। कहने का मतलब है, जो आप फिजिक्स में पढ़ते थे कि सेंटर की तरफ लगने वाला सेंटीमीटर और बाहर की तरफ लगने वाला जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, दोनों का बैलेंस हो जाता है। और यही स्पीड जो होती है वो एक ऑर्बिटल स्पीड होती है, जिस स्पीड पे सैटेलाइट नेवर फॉल डाउन टू द अर्थ सरफेस। और ये इसरो के साइंटिस्ट को पता होता है, और इसी स्पीड के बेसिस पर वो डिसाइड करते हैं कि अगर हमें किसी सैटेलाइट को इस हाइट पर रखना है तो व्हाट शुड बी द ऑर्बिटल स्पीड, जो मैं यहां पे आपको थियरी के थ्रू वॉल फेकर समझाने की कोशिश कर रहा था। बढ़िया स्माइली हमको चाहिए यहां पे हर किसी से। आई होप एवरीबॉडी क्लियर कि सर बहुत ही आसानी से आपने समझा दिया कि किसी बॉल को जब हम फेंकते हैं तो बॉल को भी जो कंसेप्ट आपने बताया उसी कंसेप्ट को लेकर स्पेस साइंटिस्ट होते हैं वो सैटेलाइट्स को फेंकते हैं। और सैटेलाइट्स को फेंकते समय एक बात बता दूं, स्पेस से जो साइंटिस्ट होते हैं भैया, वो सब फिजिक्स पढ़कर आते हैं सब। वो सब जो होते हैं वो सब मैथमेटिक्स जानते हैं सब। वो सब एससी वर्मा की जो फिजिक्स वाली किताब होती है सब पढ़ के आए हैं सब। इरुडो रुडो भी लगा के आए हैं सब। तो उनको पता है कितनी हाइट पर, कितनी ऑर्बिटल स्पीड पे अगर हम सैटेलाइट को घुमावें तो सैटेलाइट उस जगह पे रहेगा। सैटेलाइट नेवर फॉल डाउन टू द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है ना? हम लोगों को सिर्फ एक थियरी जाननी है। अच्छा, एक निश्चित कोई कक्षीय चाल होती है, जिस कक्षीय चाल से जब हम सैटेलाइट्स को भेजते हैं, हर हाइट पर वो चीज अलग अलग होगी, हर हाइट पर अलग अलग होगी। उसकी वजह से सैटेलाइट अपने सरफेस पे नहीं गिरता है, उसके वजह से सैटेलाइट अपने सरफेस पे नहीं गिरता है। और यही है फिजिक्स गाइस। अगर फिजिक्स नहीं होता, मैथ्स नहीं होता, तो सैटेलाइट को वगैरह का ज्ञान नहीं होता और हम लोग यूनिवर्स को नहीं समझ पाते। जब आपको पार्टिकल फिजिक्स बताऊंगा तो और क्लियर करूंगा। 100 साल पहले बता दिया 1915 में आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कि गुरुत्वाकर्षण तरंगें होती हैं, ग्रेविटेशनल वेव होते हैं। और हम लोग खोजे 2015 में, 100 साल बाद। ले अनिमेश देखो, सही बात कह रहा है अनिमेश, कह रहा है सर आज आप सड़क पर होते। ही इज राइट, सही बात है। अगर वो सब नहीं किया था हम सड़क पे होते। क्या पढ़ाते हैं हम तुम लोगों को? देखो हमारे पेट पे लात मार रहा है, देखो देखो ऐसे ऐसे तो है सब बच्चे, हमारे पेट पे लात मार रहे हैं। अच्छा खासा चल रहा है, देखो एकदम एकदम पेट पे लात मार रहा है। सर आप नहीं होते, फिजिक्स नहीं होता, क्लासरूम में होते। चलिए एक मिनट बच्चा, हंसी खेल में ही, लेकिन आपको चीजें समझ में आ गई कि नहीं, वो बहुत जरूरी मैटर करता है। अब देखिए अभिषेक का क्वेश्चन है कि सर क्या लियो मियो जियो में हर जगह सेम रखना पड़ेगा? रुको उस पर आते हैं। देखो बड़ी फिजिक्स में पढ़े थे, आज समझ रहे हैं।
कोई बात नहीं, धन्य है, धन्य है भाई, प्रभु हमारी मदद करें, हम आप लोगों को सिखाते रहें। अब सुनिएगा, अब हम इसको और आगे जोड़ते हैं। अभी हम लोगों ने क्या बात की, हमने यही बात की कि यहाँ पर जब ए पर हम सैटेलाइट रखते हैं, ये देखो ए पर हम सैटेलाइट रखते हैं, तो यहाँ पर हमको तकरीबन 7.9 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से घुमाना होता है। चीज कंफर्म हो गया, कंफर्म हो गया, ठीक है। अब हमको एक चीज तो हमको ये बता दो कि पॉइंट ए है, हर किसी का आंसर चाहिए हमको, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, ठीक है। हमको सिर्फ ये बता दो, एकदम ध्यान रखना भाई, इधर उधर ना जाना, एकदम ध्यान रखना। हमको सिर्फ ये बता दो, है ना, हर दोस्त इधर देखो, हमको सिर्फ ये बता दो कि ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट 3 पॉइंट है, ठीक है, 3 पॉइंट है, ए बी और सी। हमको सिर्फ ये बता दो, हमको सिर्फ ये बता दो ए पर जी की वैल्यू क्या है और सी पर जी की वैल्यू क्या है। सिर्फ ये बता दो कहां पर जी की वैल्यू ज्यादा है, कहां पे जी की वैल्यू कम है, यानी इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, वेयर इज अ मैक्सिमम, वेयर इज अ मिनिमम। एक मिनट, हमको सिर्फ एक क्वेश्चन बोलते हैं, कहां पर जी की वैल्यू मैक्सिमम है, ए पर या सी पर। प्रभु सब जान ले लेंगे हमारा, बस सिलेक्शन में देते हैं सबके मम्मी पापा का भी सब। सेम नहीं होगा, सेम नहीं होगा, सुनिएगा, यहां पर जो अर्थ के सरफेस है सबसे करीब है, ठीक है, और सबसे करीब जब कोई भी सैटेलाइट होती है तो वहां पे जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, ध्यान रखिएगा। अब ऐसे काफी बच्चों ने सही बोला, जैसे जैसे आप दूर जाएंगे जी की वैल्यू कम होती जाएगी, यहाँ मिनिमम होगा। और आपको याद था कि अर्थ की ग्रेविटी 36,000 किलोमीटर तक होती है, तो डेफिनेटली 36 पे सबसे कम होगा उसका, तो अर्थ की ग्रेविटी के बाहर चले गए ना, अर्थ के ऑर्बिट के बाहर चले गए, तो डेफिनेटली यहाँ पर जी है ही नहीं, यहाँ पर पक्का जीरो होगा, करीब खत्म हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप समझ जाएंगे, अर्थ के सरफेस से अप टू 36,000 किलोमीटर तक की डिस्टेंस तक अर्थ का अट्रैक्शन, अर्थ की ग्रेविटी होती है। अर्थ के सरफेस से अप टू 36,000 किलोमीटर डिस्टेंस तक अर्थ की ग्रेविटी होती है, अर्थ का अट्रैक्शन होता है, यू शुड बी क्लियर। और जैसे आप 36,000 के बाहर निकलते हैं, अर्थ की ग्रेविटी खत्म हो जाती है, अट्रैक्शन खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यानी जी मैक्सिमम यहां होता है और जी मिनिमम यहां होता है। अब एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे बताओ, ओके तनुश्री, यू यूज दिस लॉजिक, फाइन। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर जी मैक्सिमम है, सरफेस से करीब है, यहां जी मिनिमम है, सरफेस से सबसे दूर है। आप मुझे बताइए यहां पर ऑर्बिटल स्पीड आपको कितना मिल रहा है बच्चों, टेल मी, यहां पर आपको कितना मिल रहा है? ओके, अब समझना, आप मुझे बताओ कि ए वाले पॉइंट पर ये सॉरी, एक मिनट बच्चा, एक कॉल आ रही है तुमको, मैं थोड़ा देखो टेक्नोलॉजी का यूज है ना, व्हाट्सएप कर दे, जस्ट आई विल कॉल यू बैक एंड इन द क्लास, ठीक है। अगर अर्जेंट हो जाता है तो इट्स, मैं 1 मिनट आपसे वेट करके क्या बात कर लेता हूँ। सो जो टेक्नोलॉजी का यूज और मिस यूज कितना है, अगर आप बैठ के सामने व्हाट्सएप पे लगे, इट्स मिस यूज। आपको पता है टेक्नोलॉजी जो आपकी मोबाइल फोन है, ये आपकी जनरेशन के लिए सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन है। आप इससे काफी लोग बर्बाद होंगे बिकॉज ऑफ मोबाइल फोन ऑल्सो, अगर यू विल नॉट हैव अ कंट्रोल ओवर इट। आप सिर्फ क्लास के लिए यूज करते हैं, उसका यूज है, क्लास के बाद भी लगे हुए हैं व्हाट्सएप और क्या क्या कर रहे हैं, फेसबुक, या मेनी ऑप्शंस, तो आप मिस यूज कर रहे हैं। इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे मेरे वर्ड्स को। 7.9 किलोमीटर पर सेकंड पे यहाँ पे सैटेलाइट चल रही है, ठीक है, यहाँ पर आपने देखा। आप मुझे बताओ यहाँ पर ऑर्बिटल स्पीड ज्यादा होगा या कम होगा? देखिए आप ऐसे कितने बच्चे हैं जहाँ पे गेस कर सकते हैं यहाँ पे ऑर्बिटल स्पीड ज्यादा होगा या कम होगा? मोर और लेस, मोर और लेस, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यहाँ पर ग्रेविटी सबसे ज्यादा है, यहाँ पे ए पॉइंट पर ग्रेविटी सबसे ज्यादा है, इसलिए इसको बहुत तेजी से यहाँ जाना पड़ता है। सी पॉइंट पर ग्रेविटी सबसे कम है, 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 समझना, सी पॉइंट पर ग्रेविटी सबसे कम है, एवरीबॉडी क्लियर। और सी पॉइंट पर ग्रेविटी सबसे कम होने से क्या है, यहाँ पर अगर धीरे से भी जाएगा तब भी अपने ऑर्बिट पर पड़ा रहेगा। यू पीपल एब्सोल्युटली राइट, पता है यहाँ तकरीबन 3.1 किलोमीटर पर सेकंड आता है, यहाँ पर तकरीबन 3.1 किलोमीटर पर सेकंड आता है, इसलिए सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में रहता नहीं गिरता। और यहाँ पर सैटेलाइट 7.9 किलोमीटर पर सेकंड से घूमता है, इसलिए सैटेलाइट नहीं गिरता। ये सब देखो फिजिक्स है, ये सब देखो फिजिक्स है। और मैं सिर्फ चाहता हूं कि आप सोच कर लॉजिक बना लो, यहाँ पर जी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, अगर तेजी से नहीं घूमेगा तो अर्थ पे गिर जाएगा। यहाँ जी की वैल्यू काफी कम है, इसलिए थोड़ा धीरे से घूमेगा तब भी अपने ऑर्बिट में रहेगा। यही लॉजिक है, आप ध्यान रखिएगा दोस्त, यही लॉजिक आप ध्यान रखिएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके एवरीवन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और समझिएगा, और समझिएगा यहाँ पे, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड जो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ। ओके अब जरा समझना, अब जरा समझना। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपसे और तो अगर ये पूछा जाए व्हाई सैटेलाइट नॉट फॉल डाउन टू द सरफेस ऑफ अर्थ, तो यहाँ पर एक ऑर्बिटल स्पीड इज द करेक्ट आंसर।
ओके, ऑर्बिटल स्पीड इज द करेक्ट आंसर। इसमें मैं कुछ चीजें और आपसे पूछने वाला हूं। ये बताओ क्या मैं ये फिगर हटा दूं? मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ चीजें हैं जहाँ कंपैरिजन करनी है। शुड आई रिमूव दिस फिगर हियर? आप मुझे बोलना नहीं कि सर आप अगले पेज पर नहीं आ सकता मैं, क्योंकि मुझे इसके सामने वो चीज दिखानी है। ओके बच्चों, क्योंकि आप बोल दोगे फिर मुझे गुस्सा आएगा। मैं आपसे पूछ के हटा रहा हूँ क्योंकि जरूरी है। ये आपने फिगर बना लिया ऑर्बिटल स्पीड वाला, यहाँ आओ और जो चीज मैं बता रहा हूँ इसको जरा लिखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, जो मैं बता रहा हूँ इसको लिखो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक चार्ट दे रहा हूँ, इस चार्ट पे जरा समझने की कोशिश करना। एक तरफ मैंने लिखा डिस्टेंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक तरफ मैंने लिखा डिस्टेंस, एक तरफ मैंने लिखा डिस्टेंस, दूसरी तरफ मैंने लिखा ऑर्बिटल स्पीड, ऑर्बिटल स्पीड, और तीसरी तरफ मैंने लिखा ऑर्बिटल पीरियड। समझना मैं क्या कर रहा हूं? तीसरी तरफ मैंने लिखा ऑर्बिटल पीरियड। तो तीन चीजें हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वन इज द डिस्टेंस, सेकंड इज ऑर्बिटल स्पीड एंड थर्ड इज ऑर्बिटल पीरियड। पहले सुनो एक बात जरा समझो। डिस्टेंस कितना होता है? कितनी दूरी पर सैटेलाइट्स है, डिस्टेंस। ऑर्बिटल स्पीड क्या, कितनी स्पीड से घूम रहा है, ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल पीरियड क्या, कितने समय में चक्कर लगा ले रहा है, वन राउंड इन हाउ मच पीरियड ऑफ टाइम इट इज गोइंग टू कंप्लीट, ऑर्बिटल पीरियड। क्लियर? डिस्टेंस, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इज 50 किलोमीटर, द सैटेलाइट इज डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर, यहाँ आप देख सकते हैं डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो मैंने बोला मान लो एक सैटेलाइट को मैंने 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे लिया और इस सैटेलाइट को मैंने 36,000 किलोमीटर के डिस्टेंस पे लिया। तो यहाँ पर डिस्टेंस मैंने बदला, अगर करीब आ रहा हूं तो ये हो रहा है, दूर जा रहा हूं तो ये हो रहा है। 50 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर। यहाँ पर ऑर्बिटल स्पीड कितनी है? टेल मी एट 50 किलोमीटर डिस्टेंस व्हाट अबाउट ऑर्बिटल स्पीड? टेल मी गाइस, टेल मी फास्ट। एग्जैक्टली, आप सही बोल रहे हैं कि 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ऑर्बिटल स्पीड जो है वो 7.9 किलोमीटर पर सेकंड है। यू आर राइट। और 36,000 किलोमीटर के डिस्टेंस पे तो ऑर्बिटल स्पीड यहाँ पर कितना मिल रहा है? 3.1 किलोमीटर पर सेकंड, 3.1 किलोमीटर पर सेकंड। याद रखिएगा, जो बच्चे आज हैं उन्हीं को कल का लेक्चर समझ में आएगा, सीधी सीधी बात। बाकी लोग कोई फायदा नहीं है कल का लेक्चर में। एनर्जी के बाद ये स्पेस है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जो बच्चे आज नहीं को कल का लेक्चर समझे, जो बच्चे कल आएंगे ना और आज का लेक्चर नहीं सुनेंगे, कुछ समझ सीधे से बोले आज कुछ नहीं समझ रहा तो रवि सर से घटिया कोई टीचर पढ़ाता नहीं है। रिकॉर्डिंग देखो, तुम लोग ऐसा करते हैं ना, सारा रिकॉर्डिंग करके इनको दे देते हैं, एक साथ अपलोड कर लेंगे, तुम एक दिन सारा रिकॉर्डिंग देख लेना, उस दिन समझ में आ जाएगा रिकॉर्डिंग। हमको लगता है कि बायोलॉजी चला हम फातू पूरा फात कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग देखेंगे। 3.1 किलोमीटर पर सेकंड, 7.9 किलोमीटर पर सेकंड, ये चीज समझ में आ गई ना? 3.1 7.9 वाला कंसेप्ट पीपल क्लियर? 3.9 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। सुनो होता क्या है, यहाँ पर जो सैटेलाइट्स हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। 7.9 किलोमीटर, 3.1 किलोमीटर पर सेकंड। यहाँ पे होता क्या पता है? आप मुझे बताओ, यहाँ पर ऑर्बिटल स्पीड, ऑर्बिटल पीरियड ज्यादा होगा या यहाँ पर ऑर्बिटल पीरियड ज्यादा? कहां पर टाइम ज्यादा लगेगा टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन बाय एनी सैटेलाइट्स? 50 किलोमीटर पर टाइम ज्यादा लगेगा या 36,000 में टाइम ज्यादा लगेगा? एब्सोल्युटली राइट गाइस, यहाँ पर तकरीबन पता है यहाँ कितना टाइम आता है? यहाँ तकरीबन 88 मिनट्स के आसपास समय लगता है। अगर 50 किलोमीटर की हाइट में है तो तकरीबन 88 मिनट्स में वो एक रिवॉल्यूशन पूरा कर लेता है। और पता है, यही जब आप 36,000 किलोमीटर डिस्टेंस जाता है उसको पूरा एक रिवॉल्यूशन करने में 24 घंटे लगते हैं। 24 घंटे लगते हैं एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। बहुत अच्छे, आप समझ रहे हैं कि सर यहाँ दूरी भी कम है, यहाँ एट 8 पॉइंट ए यहाँ डिस्टेंस भी कम है और बहुत तेजी से घूम रहा है, जल्दी घूम जाता है 88 मिनट्स। सर यहाँ डिस्टेंस भी ज्यादा है, ये देखो इतना सारा डिस्टेंस जाना और स्पीड भी कम है उससे, तो ये काफी टाइम लेगा। यहाँ पे इट इज टेकिंग 24 आवर्स, यहाँ पे इट इज टेकिंग 88 मिनट्स, और ये बीच का ये रेंज है। इसको बनाओ, क्योंकि इसी कंसेप्ट पर होकर मैं तुम लोगों को कल बताऊंगा कि जीईओ ऑर्बिट क्या होती है, जियोस्टेशी अर्थ ऑर्बिट क्या होती है, उसका मैंने तुम लोगों को आज बेसिक बताया है। कल बात करेंगे ना 24/7 a single satellite is working for earth. Why so? Because earth rotation and revolution of satellite are same 24 hours. That concept will clear tomorrow. आज हो ही नहीं सकता, धीरे धीरे चलते हैं, not very hurry. कितने बच्चों को समझ में आ गई पूरी लॉजिक? ये जो पूरा न्यूमेरिकल मैंने किया है, रेज योर हैंड, फट। कितने बच्चे हैं आज? कितने बच्चे समझ गए हैं? 105 बच्चों ने समझाया, 111, 127 बच्चों ने, 28। ओहो, रुक ही नहीं रहे तुम लोग, दूध बात ना करो यार, बहुत गंदा है ना। 155 बच्चों ने समझाया। मजा आ गया फिजिक्स पढ़ के 12 के बाद सर, थैंक यू। ओ अमृता, वाह बच्चा, सो स्वीट। अरे तुम लोग अभी रुको, साइंस और एनवायरमेंट में तुम लोग को अभी क्या कराने वाले हैं, रुको अभी, बस सुन लो हमको, बस रिवॉल्यूशन लाएंगे, रिवॉल्यूशन, और फिर तुम लोग भी निकल के सब्जेक्ट में करंट अफेयर्स पढ़ लो, साइंस टेक हो जाएगा। धीरे से, क्या बताएं, धीरे से उसको बोलना है, एक नंबर के गधे। साइंस टेक में, साइंस टेक को भी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी की तरह पढ़ना होगा। चलिए, अभी तो शुरुआत है, अभी तो दिल्ली दूर है, क्या पता हम भी झूठ बोल रहे तो लोगों को, हो सकता है मैं भी आप लोगों को घुमा रहा हूं, क्योंकि तुम लोग तो घुमाई जा सकते हो। चलो बच्चा चलो, लेकिन बहुत अच्छा।
साइंस सिटी का इन्वायरमेंट हल्का था, इस बार सबसे स्ट्रांग यही होगा। अरे वाह अभिषेक, सो स्वीट ऑफ यू। पर 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 आज मैं 1000 तो हो ही गया, आज मेरे को 1000 बच्चों ने तो फॉलो कर ही लिया, थैंक गॉड। इज्जत बची, 997 दिख रहा है, आज जाके मैं 1000 बच्चों पे पहुंचूंगा। ओ वाओ ग्रेट, आज मैं पहुंचा 1000। रवि अग्रवाल, तुमको सिर्फ 1000 बच्चे फॉलो करते हैं, देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो, देख लो। ये है रवि अग्रवाल, ये देखो, दिखा ठीक से, दिखा नहीं दिखा होगा तुम लोग, 1000 सिर्फ मात्र। वाह रवि अग्रवाल, ये है तुम्हारी इज्जत। चलो भैया, आई एम बिग, एक कंग्रेचुलेशन दे रहे हैं, ये देखो, आई एम अ बिग टीचर। चलो चलो चले बच्चन चलो। हाँ, पता नहीं क्या क्या हजार लाख लाख लोग बैठे हैं, 5 दिन में 1K, ये सब नहीं बात है, ये सब नहीं होता है। चलो मोदी जी अभी बोल दें, देखो 2 लाख लोग खट से देखते हैं। अच्छा मोदी नहीं है, अच्छा चलो हो गई बात। मित्रों सुनो मित्रों, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम तुमको ना एक तरफ ऑर्बिट बताते हैं, एक तरफ ना सैटेलाइट्स बताते हैं। अगला कंसेप्ट और मजेदार है, और मजेदार है, बस मजे लेते रहो। इधर आओ, ओहो क्या हो गया, इधर आओ। एक तरफ हमने लिखा ऑर्बिट्स, एक तरफ हमने लिखा ऑर्बिट्स, एक तरफ हमने लिखा ऑर्बिट्स। आधे लोग उन पे हंसते हो, फिर फालतू बात। दूसरा हो गया सैटेलाइट्स, अगला हो गया सैटेलाइट्स। तो एक हो गया ऑर्बिट्स, दूसरा हो गया सैटेलाइट्स। अब सुनो बच्चों, है ना, एक हो गया ऑर्बिट्स, दूसरा हो गया सैटेलाइट्स। कितने ऑर्बिट्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, जिनसे हमारा यूपीएससी स्टेट पीछे सारा क्लियर हो जाएगा, सीडीएस यूडीएस सब क्लियर। सुनो, एक तो ऑर्बिट तुम पोलर पढ़ लो, नोट्स बनाओ, चुपचाप नोट्स बनाओ। पहला पोलर ऑर्बिट पढ़ लो। दूसरा तुम लोग पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट पढ़ लो। पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट पढ़ो। तीसरा तुम लोग जीपीएस पढ़ो, जीपीएस ऑर्बिट। तीसरा जीपीएस ऑर्बिट पढ़ो। चौथा बच्चा तुम लोग पढ़ो जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, geostationary earth orbit. The fourth one is geostationary earth orbit, geostationary earth orbit. Fifth is geosynchronous orbit, geosynchronous orbit. और सिक्स्थ है दोस्त geosynchronous transfer orbit. जो मैंने लिखा है सारा उतारिए, geosynchronous transfer orbit, geosynchronous transfer orbit, ये हो गया। और दूसरी तरफ अगर हम सैटेलाइट्स की बात करें, भारत कुल 5 तरह के सैटेलाइट्स हैं जो भेजता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सैटेलाइट इंडिया लॉन्च? तो 5 टाइप्स। एक लिस्ट पहले देख लो, एक आउटलाइन, फिर इन दोनों के रिलेशंस भी हैं। ग्रेट, एवरीबॉडी राइट, एवरीबॉडी राइट। भारत कुल 5 तरह के सैटेलाइट है जो भेजता है। पता है 5 तरह के सैटेलाइट्स कौन से? पहला, द वन दैट इज कॉल्ड एज एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट, पहला जिसे हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट, ओके। दूसरा जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सिटी सैटेलाइट, द सेकंड वन इज कॉल्ड एज अ यूनिवर्सिटी सैटेलाइट, द सेकंड वन इज कॉल्ड एज यूनिवर्सिटी सैटेलाइट। थर्ड वन दैट इज कॉल्ड एज रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, तीसरा जिसको हम लोग कहते हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ओके। थर्ड वन इज कॉल्ड एज अ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। फोर्थ वन जिसको हम कहते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जो लिख रहे हैं चुपचाप उतारो, ठीक है, फालतू काम नहीं, चुपचाप बैठे मत रहो। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, साथ साथ 2 घंटे में साइंस से खत्म करेंगे, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। और पांचवा है द फिफ्थ वन इज द इनसेट जीसैट, इनसेट ऑफ द जीसैट। चलिए करो, बताने के बाद थंबनेल दे देना। हो गया बच्चों, चलो ग्रेट। There can't be a better end of the year than this. Heartiest congratulations. Thank you everyone. Thank you for this cute and decent messages. अब सुनो, हम लोगों ने एक तरफ सैटेलाइट्स को देखा कि किन ऑर्बिट्स में लगाते हैं, दूसरी तरफ हम उन सैटेलाइट्स को देख रहे हैं जो इंडिया के एक्चुअल में भेजे जाते हैं इन ऑर्बिट्स के अंदर। यानी कहीं ना कहीं दोस्त, कहीं ना कहीं इन दोनों के रिलेशंस हैं, कहीं ना कहीं दोनों के रिलेशंस हैं। 4 जनवरी से आई डू चेंजेस इन द टाइमिंग, ठीक है, आई डू चेंजेस। हो सकता है 3rd से भी मैं ये टाइमिंग चेंज करूंगा, बिकॉज माई सम face-to-face क्लासेस आर गोइंग टू शेड्यूल, तो आई डू सम चेंजेस। नहीं, आई एम गोइंग टू बैंगलोर एक्चुअली, ओके, आई एम गोइंग टू बैंगलोर, तो दैट इज द रीजन आई डू सम चेंजेस। जो मैं अब लास्ट आ रहा था मैं आपको बता रहा हूँ,
Okay, I'll do some changes. Most probably I'll take classes in the night. Reason, रात वाला टाइम मेरे पास ज्यादा फ्री मिलता है. Expected timing, I think it should be 8-9 के बाद ही होगा. 8-9 के आसपास. हाँ, ऐसे ही कुछ होगा. साक्षी, प्लीज नॉट 8 to 10:30. Oh my God. ऐसे नहीं होगा तो 10 to 12 आ जाऊंगा. ऐसा कुछ करूंगा. Okay, but I'll do. That is something important. Bio फिर देखेंगे, कभी बीच में आ जाएंगे. संडे वनडे करेंगे. कोई बात नहीं. I'm comfortable with 10 to 12 also. वो देख लेंगे. Don't worry. Okay, या मॉर्निंग में देख लेंगे. Let us see what is there. Wait just a minute, but I'll do some changes because my classes are scheduled somewhere. Okay, अब वो I'm busy in some classes, so I'll be not there. हो सकता है 10 to 12 भी आ सकता हूँ. It is up to you. मॉर्निंग में नहीं हो सकता because I'm busy on 7 to 5:30 in the classes. 7 to 5:30 I'm busy in the classes. 7 AM to 5:30 PM. तो जब भी क्लास होगी तो उसके बाद ही होगी. अच्छा, डोंट वरी, वो हम देख लेंगे. अगर किसी बच्चे का छूटा तो फिर आप रिकॉर्डिंग देख लेना. अच्छी तरह हम बात कर रहे थे पोलर ऑर्बिट, पोलर एंड सिंक्रोनस ऑर्बिट. ओके, जीपीएस ऑर्बिट, जियोस्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट एंड जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट. ओके, अब देखना एक्चुअल में होता क्या है कि एक्चुअल में जो भारत के जो सैटेलाइट है, पहला जो सैटेलाइट जो भारत का है वो पहली कैटेगरी का एक्सपेरिमेंटल ही बोलते हैं. दूसरा जो है उसको यूनिवर्सिटी का बोलते हैं. तीसरा जो है रिमोट सेंसिंग का बोलते हैं. चौथा जो अर्थ ऑब्जर्वेशन का बोलते हैं. पांचवा जो है वो इनसेट या जीसैट का बोलते हैं. पांचवा जिसको हम इनसेट या जीसैट का बोलते हैं. ओके एवरीवन, इनसेट या जीसैट का बोलते हैं. होता क्या है जरा सुनना. इन दिस केसेस व्हाट विल बी देयर. सुनो, सो एक्सपेरिमेंटल, यूनिवर्सिटी, रिमोट सेंसिंग, अर्थ ऑब्जर्वेशन, इनसेट, जीसैट. अब जैसे आप लोगों ने सुना होगा आर्यभट्ट. एवरीबॉडी क्लियर? आर्यभट्ट जो है ना वो एक तरह से एक्सपेरिमेंटल कैटेगरी का सैटेलाइट था. 2 सैटेलाइट इंडिया लॉन्च इन द बिगनिंग. ऐसा नहीं था पहली बार में हम लोगों ने उठाकर टेलीविजन शुरू कर दिया. नहीं, शुरुआत धीरे धीरे होगा दोस्त. जैसे अभी आप लोग क्या हो, बिगनिंग फेज में, धीरे धीरे अभी यूपीएससी देने लायक थोड़ी देर बाद हो गए. तो वही बात है कि शुरुआत में इंडिया ने भी जो सैटेलाइट्स भेजे थे वो एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस के लिए थे. हम उसको चेक करके देखना चाहते थे कि हम क्या कर रहे हैं. इट वाज एन एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स. इन द बिगनिंग वाज एन एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स. ओके, बाद में वही देखो, आर्यभट्ट के बाद भास्करा भेजते हैं, रोहिणी भेजते हैं, एसआरओ एसएस भेजते हैं. इस तरह के बहुत सारे सैटेलाइट शुरू में भेजे जाते हैं. सब के सब एक्सपेरिमेंटल होते हैं. इसका मतलब आर्यभट्टा भी दैट वाज सेंट ऑन द 19th April 1975 विद द रशियन लॉन्च व्हीकल इंटरकॉस्मोस, वो भी एक एक्सपेरिमेंटल कैटेगरी था. डेफिनेटली वो भी एक्सपेरिमेंटल कैटेगरी था. ओके, वो एक एक्सपेरिमेंटल कैटेगरी था. वहीं दूसरी तरफ देखो, वहीं दूसरी तरफ देखना. ओके, यूनिवर्सिटी सैटेलाइट भी भेजेंगे. पहले समझो यूनिवर्सिटी सैटेलाइट्स. नहीं, एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट अभी मत नोट करो, बस सुनो जरा. यूनिवर्सिटी सैटेलाइट्स क्या होता है ये तो अभी बाद में आएंगे. एक्चुअल में हमें ना सैटेलाइट्स को ऑर्बिट के साथ रिलेट करना है. मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि भारत ने जो इन द बिगनिंग 2 सैटेलाइट इंडिया ने लॉन्च किया वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स थे. शुरुआत में दैट वाज एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स. ओके, वो एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स है. और आगे बढ़ते हैं. यहीं पर यूनिवर्सिटी सैटेलाइट क्या होता है? यूनिवर्सिटी सैटेलाइट्स क्या होता है? जो यूनिवर्सिटी स्कॉलर्स या स्टूडेंट्स भेजते हैं, वो नहीं भेजते हैं, वो बनाते हैं और उनको इसरो लॉन्च करता है. जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे अन्नामलाई यूनिवर्सिटी सैटेलाइट एनुसैट, जैसे एसआरएम यूनिवर्सिटी चेन्नई सैटेलाइट एसआरएम सैट. इन नामों से देखो आपको खुद ही समझ रहा है, अच्छा ये इस यूनिवर्सिटी का है, ये इस यूनिवर्सिटी का है. इन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने, स्कॉलर्स ने इनको भेजा है एनुसैट और एसआरएम सैट. क्लियर? एनुसैट एसआरएम सैट ये यूनिवर्सिटीज के सैटेलाइट्स इन लोगों ने भेजे हैं. यही साइंटिस्ट हैं, यही बच्चे हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं जो साइंटिस्ट हैं. आगे चल के इसरो और नासा के साइंटिस्ट बनते हैं. इनके पास लॉन्च व्हीकल नहीं होता, बट दे डेवलप द सैटेलाइट. तो सैटेलाइट ये बनाते हैं और लॉन्च व्हीकल जो होता है वो लॉन्च व्हीकल की मदद से ये भेजते हैं, इसरो भेजता है. कौन कौन से लॉन्च व्हीकल होते हैं, कैसे भेजे जाते हैं, वो अभी आई विल डिस्कस विद यू. वेट. रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट. रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो होता है रिमोट सेंसिंग पर्पस के लिए किए जाते हैं, किसी लोकल एरियाज के काम करने के लिए. अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट अर्थ को मैपिंग करने के लिए किया जाता है, अर्थ पे फ्रैक्शनल चेंजेस को चेक करने के लिए किया जाता है. और इनसेट जीसैट, इनसेट का पूरा नाम आप जानते हो. इनसेट इन यहां पे इंडियन को सब रिप्रेजेंट करता है. इंडियन सैटेलाइट्स इन रिप्रेजेंट हियर एज इंडियन सैटेलाइट्स. और जीसैट हियर रिप्रेजेंट हियर एज अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. जियो यहां पे रिप्रेजेंट करता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. जियो रिप्रेजेंट हियर एज अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. अब जरा सुन लो, एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट और यूनिवर्सिटी सैटेलाइट हमें अब नहीं पढ़ना है फॉर आवर एग्जामिनेशंस. वी आर वेस्टिंग आवर एनर्जी. लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा जब कल सैटेलाइट के बारे में थोड़ा यूज करूंगा. हमारे एग्जाम के लिए रिमोट सेंसिंग, अर्थ ऑब्जर्वेशन और इनसेट ही दीज आर ओनली इंपॉर्टेंट. पहले तो ये जान. ओके, सो रिमोट सेंसिंग, अर्थ ऑब्जर्वेशन, इनसेट, जीसैट यही वो सैटेलाइट्स हैं जो एक्चुअल में हम लोग भेजते हैं. यही है जो हमारे पढ़ना भी, इसी पे क्वेश्चंस आएंगे भी. अब सुनो होता क्या है.
ओके, अब सुनो होता क्या है। एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये जो सैटेलाइट्स है ना जो आप देख रहे हैं, एनुसाइड सैटेलाइट, ये मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। आई एम रिमूविंग इट, ओके, दिस सैटेलाइट्स, आई एम रिमूविंग इट, ओके, आई एम रिमूविंग इट। देखो ये जो सैटेलाइट है ना, दैट इज अ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, दोस यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट एक्चुअल में जो हम लोग बोलते हैं वो इन ऑर्बिट्स में होते हैं। अब देखो इन चीजों को जरा रिलेट करो। मैंने क्यों इन दोनों को सामने पढ़ा है, क्योंकि इन दोनों के कोई ना कोई रिलेशंस है, इन दोनों के कोई ना कोई रिलेशंस है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट वी आर पुटिंग हियर इन दिस ऑर्बिट, पोलर ऑर्बिट एंड पोलर सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हम कहां भेजते हैं, आगे से ध्यान रखना, हम पोलर और पोलर सिंक्रोनस में ध्यान दें, आज से ध्यान रखना। पता है जो इनसाइड और जी साइड भेजते हैं, जो इनसाइड और जी साइड भेजते हैं दोस्त, वो एक्चुअल में वो यहीं पर होते हैं, आज से ध्यान रखना। इनसाइड एंड जी साइड सीरीज सैटेलाइट वी आर पुटिंग हियर जियोस्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। अच्छा, जियोस्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट को शॉर्ट में जीईओ कहते हैं, जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट को शॉर्ट में जीटीओ कहते हैं। सो दिस इज द जीईओ एंड दिस इज द जीटीओ। Okay, this is the GEO and this is the GTO. This is the GEO and GTO. So this is the geostationary Earth orbit and this is the geosynchronous transfer orbit. ठीक है, याद रखना, शॉर्ट में ये नाम मैं कई बार यूज करूंगा। ड्यूरिंग द आयरनस जब पढ़ाऊंगा तो 7 सैटेलाइट्स लगे, 3 जीओ में लगे, 4 जीटीओ में, ऐसे बोल के निकल जाऊंगा। कल समझाऊंगा कि जीओ और जीटीओ में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। वेट, तुम्हारा डिस्कस विद यू। एक चीज और बताता हूं, सुनो। ये जो इनसेट और जीसेट होते हैं ना, ये मेनली यहां भेजे जाते हैं, ज्यादातर इनको यहीं भेजते हैं। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट मेनली यहीं भेजे जाते हैं, मेनली यहीं भेजे जाते हैं। और एक बात और बताता हूं, समझो, और एक बात समझो, जो जीपीएस ऑर्बिट होते हैं ना, इनका कुछ मिसलेनियस केस होता है, इनका कुछ मिसलेनियस केस होता है, तो इनको हम अभी एक साथ नहीं बताएंगे यहां पर क्या है। जब मैं स्पेशली जीपीएस आऊंगा, दैट टाइम आई विल डिस्कस विद यू। सेम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का भी है, इनका भी कुछ मिसलेनियस केस होता है, ये भी अभी नहीं बताया जा सकता, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, इनमें कुछ चेंजेस मिलेंगे। अभी मैं आपसे नहीं कह सकता कि ये जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है वो यहीं पर, क्योंकि यहां पर आपको बाद में समझ में आएगा, यहां पे कुछ मिसलेनियस केसेस हैं। व्हाट आर दीस मिसलेनियस केसेस, अभी आप थोड़ी देर बाद समझोगे, अभी तो नहीं, वो तो आज टाइम खत्म ही हो गया, वो कल ही बताऊंगा। ओके, तो जीपीएस ऑर्बिट को कहां रखते हैं, हमारा डिस्कस। अर्थ ऑब्जर्वेशन को कहां रखते हैं, क्योंकि यहां पर टाइम लगेगा, इट इज टाइम टेकिंग प्रोसेस। अभी भी याद रखना, कम से कम 1.5 hours लेक्चर इज रिक्वायर्ड फॉर द डिस्कशन ऑफ ऑल ऑर्बिट। 1 घंटा तो मिनिमम लगेगा इन ऑर्बिट्स को। पोलर ऑर्बिट, पोलर सिंक्रोनस क्या होता है, जीपीएस ऑर्बिट क्या होता है, जियोस्टेशनरी अर्थ क्या होता है, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट का, और यूपीएससी के क्वेश्चन भी तो लगाने हैं। ओके, यूपीएससी 10 मिनट्स में नहीं होगा, 10 मिनट्स में नहीं होगा। हम तो तुमको 10 मिनट्स हमेशा एक्स्ट्रा भी पढ़ाते हैं, यू विल नो वेरी वेल, नहीं होगा, मुझे पता है, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अगली हेडिंग डालो जो मैं बता रहा हूं, सुनो। नहीं होगा, एक तरफ आपको जाना होगा पोलर ऑर्बिट की तरफ, एक तरफ आपको जाना होगा पोलर ऑर्बिट की तरफ। अच्छा, एक चीज मैंने बोला है कि मेनली का मतलब ये ज्यादातर यही होगा। एक मिनट, क्या हो गया, ये कुछ गड़बड़ हो गया क्या? अरे हाँ, ठीक है, मेनली जो रिमोट सेंसिंग है वो कहां होगा, पोलर सिंक्रोनस में होगा। एक्सेप्शनल दोनों केस में हो सकते हैं, यहां भी एक्सेप्शन हो सकता है, यहां भी एक्सेप्शन, ये चीज ध्यान रखना। ओके, और सुनना, मैं अभी आपको बता रहा हूं कि हम लोग पोलर ऑर्बिट और अब पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट की तरफ जा रहे हैं, पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट की तरफ जा रहे हैं। हिंदी वाले बच्चों, आप इसको लिखना ध्रुवीय कक्षा, इसको लिखना ध्रुवीय सूर्य तुल्यकालिक कक्षा, ध्रुवीय सूर्य तुल्यकालिक कक्षा। सुनो, ये क्वेश्चन है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर पेपर, बट कोई नहीं पढ़ाता। क्यों नहीं पढ़ाता मुझे पता नहीं, सभी पढ़ाते हैं रिमोट सेंसिंग को यहां लगा दो, लेकिन कोई नहीं बताता कि पोलर सन सिंक्रोनस का मतलब क्या है। आपके पेपर में कंसेप्ट्स आते हैं, नहीं ऐसे नहीं बोलना चाहिए, आता नहीं, हो सकता है ना पढ़ाते हो, ठीक है, लेकिन आज के बाद आपको आ जाएगा, आज नहीं सॉरी, कल के बाद आपको आ जाएगा। हम जब भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भेजते हैं ना, कल बताऊंगा। ओके, प्रियंका को आता है, वेरी गुड। पोलर सन सिंक्रोनस क्या होता है, शी इज वेरी इंटेलिजेंट, उसको तो मेरे क्लास की भी जरूरत नहीं थी, है नहीं, चलेगा। कैसे कैसे 90 डिग्री वाले की प्रॉब्लम होती है और 98.6 डिग्री इंक्लिनेशन पर कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ओके, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, दिस इज द पॉइंट हियर। ओके, इंक्लिनेशन एंगल्स की प्रॉब्लम कैसे होती है, दोस वी आर गोइंग टू सॉल्व हियर एट द 98.6 डिग्री, वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, रिमोट सेंसिंग के लिए बेस्ट यही होता है। अभी तो मैं गोल गोल घुमा रहा हूं, मैं आंसर दे ही नहीं रहा हूं, क्योंकि यहां हो ही नहीं सकता। तो चलिए दोस्तों, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे विद द डिस्कशन ऑफ पोलर ऑर्बिट एंड पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। लेकिन हाँ, याद रखिएगा, जो भी बच्चा अगले लेक्चर में आएगा, ओके, अगले लेक्चर में जो भी बच्चा आएगा उसे समझ में नहीं आएगा, अगर वो ये लेक्चर वेस्ट किया है तो मैं कल ही बता दूंगा कि कोई नया बच्चा आता है तो यू वेस्ट योर टाइम, 2 घंटे मेरे साथ आप वेस्ट करो। ओके, तो आज रात में फिर मिलते हैं बच्चों। ओके, फिर मिलते हैं। हैप्पी न्यू ईयर आप सबको भी, नए वर्ष की शुभकामनाएं। कल हम लोग केक काटने वाले हैं, कल भी मेरी क्लास है, तो तुम लोग मिस तो नहीं करने वाले हो, क्लास छोड़ने वाले तो नहीं हो ना पार्टी शार्टी के चक्कर में। ओके, मत छोड़ना दोस्त, मत छोड़ना, क्योंकि मैं भी नहीं जाने वाला हूं, आप लोग के साथ ही रहने वाला हूं। और शाम को आपकी हैप्पी एंडिंग, ये जो भी पुराना वर्ष रहा, वो जो बलाएं गई, जो चीजें हुई, जो लोग हम लोगों की दुनिया से दूर हुए, उन सबको श्रद्धांजलि। बाकी आगे जो लोग हैं सुखी रहें, खुश रहें, भाईचारा बना रहे, और आप सब यूपीएससी में सेलेक्ट हों,
और मैं आप सबके साथ सेल्फी लूं। मेरा भी विश है, आपका थोड़ी ना है। आज जब मेरे साथ सेल्फी लेते हैं ना, मेरे को पता है आप मुझे पकड़ मेरे साथ फोटोग्राफ लेते हैं, मुझे टैग करते हैं, तो इट माई विश फॉर द न्यू ईयर, इट्स माई विश फॉर द न्यू ईयर कि मैं अनअकैडमी पर टॉप एजुकेटर में आऊँ, बच्चों से जुड़ सकूँ, और खासतौर से जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ा सकूँ, और आप सबके साथ सिलेक्शन के बाद आपके साथ सेल्फी लेकर और खुद अपने इंस्टाग्राम पर जहां आप सब मेरे साथ बोल दिया जुड़ते रहो, इंस्टाग्राम पर मैं आप लोगों के साथ फोटो लेकर उसे टैग करूं, तो इससे मेरे भी इंस्टा के फॉलोअर्स बढ़े, मेरे भी फेसबुक के फॉलोअर बढ़े, है ना, मुझे भी अनअकैडमी पे लोग पसंद करें, मुझे भी लोग हैं एक ईमानदार टीचर है, कुछ कोशिश कर रहा है अच्छा करने की, ठीक है, जैसे आपकी भी लोग तारीफ करें, आप भी समाज के लिए कुछ करके जाएं, देश के लिए कुछ करके जाएं, है ना। उसी तरह मैं फेसबुक पर भी मैं हूँ, है ना, फेसबुक पेज पे भी, है ना, उस पर भी फॉलोअर्स हो, है कि नहीं, ताकि जाते समय जब मैं दुनिया से जाऊं तो लगे कि हाँ मैंने कुछ किया है अपने राष्ट्र के लिए, लगे मैंने कुछ किया है अपने बच्चों के लिए, बच्चों मतलब तुम लोगों में बोल रहा हूँ, ठीक है, और समाज के लिए। एक अध्यापक रह के मैं अपनी जिंदगी जिया, लेकिन एक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और बच्चों पर भरोसेमंद, है ना, अध्यापक बनकर। तो ये मैं चाहता हूं कि मेरी श्रद्धांजलि में आप लोग ये दें। सो कल इसी टाइम है, बच्चों के लिए भी मैं रहूंगा, डोंट वरी। बच्चे मतलब आप, और उनके बच्चे मतलब आपके बच्चे, और बच्चों के बच्चों को भी मैं पढ़ाऊं। आप सब मेरी सेहत की दुआ करें और मैं आपके सिलेक्शन की दुआ करूं। चलिए निरंतर हम लोग जुड़े रहें और आगे भी बात देखें। लोग मेरी शादी के बारे में पूछते हैं। अच्छा एक बात बताऊं, मैं तुमको लोगों को ऐसे अच्छा नहीं लगता, कितना खुश हूं मैं, कितना अच्छा नहीं लगता था, खुश नहीं हूं मैं तो मुझे नहीं लगता। सर सिलेक्शन के बाद हमारा इंटरव्यू भी लेना, बिल्कुल लूंगा मैं अभी देखो अनु का भी लिया था, सचिन का भी लिया था, काफी बच्चों के इंटरव्यूज लेता हूँ, ठीक है, तो मैं आप सबके भी लूंगा, ठीक है। चलिए बच्चों, ओके, रात को फिर मिलते हैं, रात को आप देख लेना, है ना, नंबर्स कम ना हो नहीं तो दिक्कत हो जाएगी फिर। ओके बाय, टेक केयर।